So once again, good morning everyone. Good morning. My day starts with good morning, ends with good morning only. इवनिंग में भी मैं सेशन लेता हूँ तो गुड मॉर्निंग से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है. सो वी हैव अ सेशन ऑन primarily it was on Python data analytics, but due to less strength of the students, we have clubbed both the sessions, ठीक है. Python data analytics plus full stack development like front end technologies, Python or front end like your WebD, JavaScript, React and all, ठीक है. तो हम लोग दोनों को ही कवर करते हुए चलेंगे. सो सबसे पहले पाइथन से स्टार्ट करते हैं, बैक एंड फ्रंट एंड की बात करते हैं. तो हमारे पास अगर मैं डोमेन्स की कुछ बात करूं कि कौन से पॉपुलर डोमेन्स हैं आईटी के अंदर जॉब्स के लिए, ठीक है, तो आप लोग कुछ बता सकते हो आईटी टेक्नोलॉजीज में किन किन डोमेन्स में जाके आप लोग जॉब कर सकते हो. कौन कौन से डोमेन्स, कौन सी अपॉर्चुनिटीज हैं मार्केट में. नंबर 1, नॉट रिलेटेड टू पाइथन, एनी टेक्नोलॉजी और डोमेन यू टॉक अबाउट. क्या बैकग्राउंड है आप लोग का. बीटेक, राइट, बीटेक है. और कौन है, नॉन बीटेक स्टूडेंट्स भी हैं. क्या बैकग्राउंड है आपका. बीकॉम, डिप्लोमा कंप्यूटर साइंस, ओके. एंड बीटेक विच ब्रांच. आईटी. आईटी नॉन सीएसआईटी का भी कोई स्टूडेंट है बीटेक का. नहीं, ठीक है. तो बीटेक, डिप्लोमा प्लस देयर आर अदर स्टूडेंट्स, राइट. तो डोमेन्स आप लोग बता रहे हो. नंबर 1 पाइथन, डेटा साइंस, ये सारे आपके डेटा ड्रिवन डोमेन्स हैं. डेटा ड्रिवन डोमेन्स जहाँ पे डेटा से ही सब काम होता है. तो लाइक डेटा एनालिटिक्स, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, एआई, बिजनेस एनालिटिक्स, ठीक है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, इमेज प्रोसेसिंग, ये सारे डोमेन्स आपके हैं जो डेटा ड्रिवन डोमेन्स हैं. डेटा कैन बी योर नॉर्मल एक्सेल सीएसवी डेटा और डेटा कैन बी इमेज, ऑडियो, वीडियो डेटा, राइट. तो एक तो हो गया आपके पास डेटा ड्रिवन डोमेन्स. और क्या जॉब्स हो सकती हैं मार्केट में आईटी डोमेन्स में अगर हम बात करें, कंप्यूटर साइंस आईटी डोमेन्स में, या और क्या बन सकते हो आप बीटेक या बीकॉम बीएससी करने के बाद अगर आप आईटी में कोई जॉब लेते हो तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकते हो आप, राइट. डेवलपर, आप फुल स्टैक डेवलपर बन सकते हो, आप मोबाइल डेवलपर बन सकते हो, ठीक है, मोबाइल ऐप डेवलपर बन सकते हो, राइट. या क्लाउड आर्किटेक्ट्स में, क्लाउड सॉल्यूशंस में आप एंटर हो सकते हो. क्लाउड सॉल्यूशंस में आपके पास पॉपुलर क्लाउड्स कौन कौन से हैं. AWS, राइट, एज्योर है, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर है या एज्योर जो भी आप बोलते हो, गूगल का है और गूगल क्लाउड, ठीक है. या फिर आप आगे जाके इन्हीं में एडमिन्स और या फिर आगे डेवऑप्स में जाके जॉब कर सकते हो, ठीक है. मोर डोमेन्स और क्या हो सकते हैं. साइबर सिक्योरिटी, सिक्योरिटी डोमेन्स में आप एंटर हो सकते हो जिसके अंदर आपके पास साइबर सिक्योरिटी एक डोमेन है, नेटवर्क सिक्योरिटी दूसरा डोमेन है, देन साइबर सिक्योरिटी, नेटवर्क सिक्योरिटी, एथिकल हैकिंग, ठीक है. ऐसे आपके पास मल्टीपल डोमेन्स अवेलेबल है. और डोमेन्स, फर्दर डोमेन्स की अगर हम बात करें तो आप रेडीमेड सॉफ्टवेयर्स में भी एंटर हो सकते हो. जैसे कि आप ERPs की बात करो, ERPs में सबसे पॉपुलर ERP कौन सा है दुनिया का. SAP, ठीक है. तो सेटपा में देयर आर मल्टीपल कंसल्टेंट्स, ट्रेनर्स इनटू SAP ओनली, जो अलग अलग मॉड्यूल्स में SAP को यूज़ करना सिखाते हैं, ठीक है. तो पीपल हु आर वर्किंग टू HR इंडस्ट्री वो सेटपा में आते हैं, 5 साल से जॉब कर रहे हैं HR में, वो SAP HR पढ़ने आते हैं. तो ERP क्या होते हैं, जब हम किसी कंपनी की, किसी ऑर्गेनाइजेशन की सारे के सारे डिपार्टमेंट्स को कंबाइन करके एक सॉफ्टवेयर बना देते हैं. फॉर एग्जांपल हम लोग इन्वेंट्री मैनेजमेंट भी बना दें, हम लोग मार्केटिंग मैनेजमेंट भी बना दें, हम लोग अकाउंट्स मैनेजमेंट भी बना दें, हम लोग ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट भी बना दें, सारे सॉफ्टवेयर्स कंबाइन करके, सारे मैनेजमेंट सिस्टम कंपनी के कंबाइन करके एक सॉफ्टवेयर बनाएं
तो उसको हम ERP बोलते हैं। तो मार्केट में काफ़ी सारे रेडीमेड ERPs आते हैं। वर्ल्ड का सबसे पॉपुलर ERP SAP है, ठीक है। इसके बाद CRMs आते हैं मार्केट में काफ़ी सारे। CRMs में सबसे पॉपुलर CRM कौन सा है? सेल्सफोर्स। वर्ल्ड का सबसे पॉपुलर CRM सेल्सफोर्स है। CRM स्टैंड्स फॉर क्लाइंट रिलेशनशिप मैनेजमेंट, ठीक है। क्लाइंट रिलेशनशिप मैनेजमेंट, जब भी आप किसी कंपनी में जाओगे, सेटपा के अंदर जो सबसे पहला सॉफ्टवेयर बना था वो CRM बना था। यहाँ पे CRM का मतलब स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम या इंक्वायरी मैनेजमेंट सिस्टम, कि हमारे पास सेटपा में वी हैव अ टीम ऑफ 10+ डिजिटल मार्केटिंग गाइज जो हमारी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करते हैं गूगल के अंदर। हम लोग गूगल एड्स में पर मंथ 4-5 लाख रुपीज़ स्पेंड करते हैं गूगल एड्स में। ऐसे ही फेसबुक एड्स, इंस्टा एड्स, या फिर हम लोग सुलेखा, शिक्षा, इन सब से भी लीड्स परचेज करते हैं। तो हमारे पास मंथ में 10,000 15,000 लीड्स आती हैं। तो उसको मैनेज करने के लिए एक CRM होता है, जो हमारी सेल्स टीम या काउंसलर्स की टीम है, वो क्या करती है, सारी लीड्स पे किस पे क्या बात चल रही है, क्या कोटेशन दी है, बच्चे ने क्या बोला, नेक्स्ट डेट कब कॉल करनी है, ये सारा डेटा उस CRM के अंदर मैनेज होता है। तो हर कंपनी का अपना एक CRM होता है। तो नेक्स्ट हमारे पास रेडीमेड ऐसे सॉफ्टवेयर्स आते हैं जैसे आपके पास CRMs हैं, ठीक है। तो मैं अभी इन 5 डोमेन्स की बात करता हूँ। ऐसे मल्टीपल डोमेन्स हमारे पास अवेलेबल हैं। अगर मैं सबसे पहले बात करूँ एज अ फ्रेशर्स, ज़्यादा जॉब्स किसके अंदर है? अगर IT में बात करूँ तो इधर आपके पास फुल स्टैक डेवलपमेंट में ज़्यादा जॉब्स आपको मिलेंगी, या फिर आपको डेटा ड्रिवन डोमेन्स में ज़्यादा जॉब मिलेंगी। मोबाइल ऐप डेवलपर्स, आज के डेट में मोबाइल ऐप ज़्यादा बन रही है वेब एप्लीकेशन से, लेकिन मोबाइल ऐप में 10% 20% काम मोबाइल ऐप डेवलपर का होता है, पर 80% काम वो भी वेब डेवलपर या फुल स्टैक डेवलपर का ही होता है, ठीक है। पेटीएम है तो पूरी की पूरी एप्लीकेशन मोबाइल के अंदर नहीं बनी हुई है, वहाँ तो 5% काम हो रहा है, बाकी 95% काम सर्वर पे हो रहा है। वहाँ पे APIs बन रही हैं, ठीक है। यहाँ से रिक्वेस्ट जाती है मोबाइल ऐप से सर्वर पे, API यानी कि सॉफ्टवेयर वहाँ पे बने हुए हैं एक्चुअली, और वहाँ पे रिक्वेस्ट जाके एग्जीक्यूशन वहाँ पे होता है और फिर डेटा आपके मोबाइल के अंदर आ जाता है। तो जो बड़ी ऐप्स हैं उसके अंदर एक्चुअली मोबाइल के अंदर मोबाइल डेवलपर्स की बहुत लिमिटेड नीड होती है। एक्चुअली सारा काम वेब डेवलपर्स का ही होता है वहाँ पर भी, राइट, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास जो है, जो ज़्यादा जॉब्स की मैं बात करूँ तो या तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में ज़्यादा जॉब्स हैं या फिर डेटा ड्रिवन डोमेन्स में जॉब्स आ रही हैं इंडिया में, ठीक है। तो मैंने बीटेक किया इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो अराउंड 20 ईयर्स बैक। तो मेरे कुछ फ्रेंड्स ने बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स में किया तो उन्होंने टेलीकॉम ज्वाइन कर लिया। अब टेलीकॉम डोमेन में, ठीक है, उस टाइम पे टेलीकॉम की 20 साल पहले बहुत डिमांड थी, बहुत जॉब्स थी, लेकिन कोई डेवलपमेंट इंडिया में नहीं होता था, ठीक है। RF इंजीनियर की जॉब्स होती थी। शुरू में फ्रेशर्स को टावर पे चढ़ा देते थे, जाओ देख के आओ कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही, कोई फॉल्ट तो नहीं हो रहा। 4 साल काम कर लिया, 5 साल काम कर लिया, शुरू में 20,000 पर मंथ मिला, 5 साल बाद बढ़ के वो 40,000 हो गया। फिर कंपनी को लगने लगा कि नहीं, फ्रेशर्स हायर करेंगे, 1 महीना ट्रेन करेंगे, ज़्यादा बेटर काम करेंगे, इनको क्यों रखा है हमने। तो राइट डोमेन सेलेक्ट करना बड़ा मैटर करता है, और ऐसा डोमेन जिसकी फ्यूचर में भी डिमांड हो। ऐसा डोमेन हम ना सिलेक्ट कर लें कि हमने 4G 5G टेक्नोलॉजी पढ़ ली, 4 साल लगा के 3 साल लगा के मार्केट में आए तो 5G चला गया, 6G आ गया, ठीक है। तो ऐसी डोमेन जिसकी आज भी डिमांड है और फ्यूचर में भी डिमांड रहने वाली, ऐसा डोमेन हमें कहीं ना कहीं सिलेक्ट करना होता है। तो डेटा ड्रिवन डोमेन्स की जॉब्स की अगर मैं बात करूं तो इंडिया में सॉफ्टवेयर इंजीनियर पे या फुल स्टैक डेवलपर पे ज़्यादा जॉब्स हैं एज कम्पेयर टू AI मशीन लर्निंग, बट कमिंग टाइम इज ऑफ AI मशीन लर्निंग ओनली, राइट, ठीक है। सो ये 2 डोमेन्स ऐसे हैं जिन पे हम लोग फोकस कर रहे हैं। बाकी अगर आपको 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस हो जाएगा, जब मैंने बीटेक किया था तब जॉब्स होती थी जावा डेवलपर की, .NET डेवलपर की, PHP डेवलपर की, लेकिन अब 2 जॉब्स हैं फुल स्टैक डेवलपर की। मीन्स ऐसे डेवलपर्स, ऐसे फ्रेशर जिनको एंड टू एंड सब आता है। फुल स्टैक का मतलब एंड टू एंड कंप्लीट डेवलपमेंट, ठीक है, फुल स्टैक डेवलपमेंट। तो फुल स्टैक डेवलपमेंट में जिसको फ्रंट एंड पे भी काम करना आता है, बैक एंड पे भी काम करना आता है, डेटाबेस की भी नॉलेज है, और आपको जो 5 ईयर्स एक्सपीरियंस हो जाएगा तो ऐसा शायद ही कोई फुल स्टैक डेवलपर होगा जिसको क्लाउड पे काम करना ना आता हो। तब आपको होस्टिंग भी आती होगी, तब आपको सारी चीज़ें एंड टू एंड और बेटर चीज़ें बेटर तरीके से आ जाएंगी, राइट, ठीक है। तो अब इसके अंदर डेटा ड्रिवन डोमेन्स पे पहले हम लोग चलते हैं। डेटा ड्रिवन डोमेन्स में अगर आपको जाना है, मैंने 5 ईयर्स पहले पाइथन अपडेट किया था। आई एम वन ऑफ द फाउंडर ऑफ द कंपनी। वी आर 3 पार्टनर्स। हम लोगों ने सेटपा स्टार्ट किया व्हेन वी वर परस्यूइंग आवर बीटेक। मेरे रूम पार्टनर थे जो मेरे पहले पार्टनर थे इस बिजनेस में, अभी भी साथ में हम लोग बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है। मल्टीपल डोमेन्स में हम लोग काम कर रहे हैं। तो मैंने जब पढ़ाना स्टार्ट किया बीटेक में, तो मैंने पहले VHDL एक लैंग्वेज होती है इलेक्ट्रॉनिक्स में, VHDL, ठीक है। साइंटिस्ट इसको मजाक में बोलते हैं वेरी हार्ड एंड डिफिकल्ट लैंग्वेज। तो इलेक्ट्रॉनिक्स में IC डिजाइनिंग के लिए जो IC आप यूज करते हो माइक्रो प्रोसेसर, तो एक IC में 1 करोड़ 10 करोड़ ट्रांजिस्टर्स फैब्रिकेटेड हैं। तो ह्यूमन आई से आप उनको ट्रांजिस्टर्स को देख भी नहीं सकते,
तो फैब्रिकेट हम लोग ह्यूमन आई से या हैंड से नहीं करते, उसके लिए हमारे पास मशीन्स हैं। मशीन्स पे इम्प्लीमेंटेशन से पहले उनको डिज़ाइन करना पड़ता है कंप्यूटर में, उसके लिए लैंग्वेजेस हैं। तो VHDL के अंदर भी लूप्स हैं, फंक्शंस हैं, वो सारी फीचर्स अवेलेबल है इस लैंग्वेज में। तो इस लैंग्वेज में VHDL की फुल फॉर्म होती है VHSIC HDL, तो फुल फॉर्म इतनी हार्ड है। फिर VHSIC की अपनी फुल फॉर्म है, तो VHDL की जो फुल फॉर्म है वो है वेरी हाई स्पीड इंटीग्रेटेड सर्किट हार्डवेयर डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज, ठीक है। तो फ्रॉम देयर ओनली फ्रॉम सेकेंड ईयर वी स्टार्टेड टीचिंग दिस VHDL। फिर मैंने एम्बेडेड रोबोटिक्स पढ़ाना स्टार्ट किया, IoT पढ़ाना स्टार्ट किया, एंड नाउ अराउंड 5 years बैक आई जम्प्ड इनटू पाइथन और एंड दीज डोमेन्स, डेटा एनालिटिक्स डोमेन्स, ठीक है। सो तो अब सबसे पहले अगर आपको डेटा ड्रिवन, जब मैंने पाइथन पढ़ना शुरू किया तो उस टाइम पे आर लैंग्वेज एक पॉपुलर लैंग्वेज थी, डेटा ड्रिवन डोमेन्स में काफ़ी पॉपुलर यूज होती थी, लेकिन अभी आर की डिमांड बहुत कम हो गई और पाइथन की बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई है, राइट। तो पाइथन, अगर आपको डेटा ड्रिवन डोमेन्स में जाना है तो पाइथन ही, हर तरफ पाइथन ही पाइथन है। तो कैन यू गाइस टेल मी व्हाई पाइथन इज हैविंग दैट मच डिमांड इन द इंडस्ट्री? पाइथन कितनी ज़्यादा डिमांड क्यों है, क्या रीज़न है? लाइब्रेरीज ज़्यादा हैं, बिग लाइब्रेरी सेट, कितनी लाइब्रेरीज हैं? 2.35 lakhs प्लस लाइब्रेरीज। क्या मीनिंग है लाइब्रेरीज का? मीन्स पाइथन के अंदर हमारे पास हर काम करने के लिए रेडीमेड फंक्शंस हैं। कुछ भी करना है तो रेडीमेड फंक्शंस है, बनाने की जरूरत नहीं है। हम बात करते हैं डीप लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इतनी हैवी टर्म्स की, लेकिन अगर आपको पाइथन में बड़े एप्लीकेशंस, जैसे आपको सी लैंग्वेज किसने बेसिक पढ़ी है? इफ एल्स स्टेटमेंट या कुछ वेरिएबल्स लिखना। प्रिंट एफ किसने पढ़ा सी लैंग्वेज में? किसने नहीं पढ़ा सी लैंग्वेज में? प्रिंट एफ पढ़ा है सी लैंग्वेज में सभी ने? ग्रेट, ठीक है, इतना पता है तो बहुत अच्छी बात है। तो हमारे पास क्या है? प्रिंट एफ क्या चीज़ है? एक रेडीमेड फंक्शन है। अगर बनाना पड़ जाए तो बोलेगा 2-3 महीने आपको कोड लिखना पड़ेगा, हार्डवेयर से अपनी स्क्रीन से कैसे इंटरेक्ट करना है, कैसे डेटा वहाँ ट्रांसमिट करना है, हार्डवेयर प्रोटोकॉल्स, आपका डेटा आ रहा है उसको बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करना है, ये सब स्टडी करना पड़ेगा। बट वी हैव अ रेडीमेड प्रिंट एफ फंक्शन। तो हमारे पास लाइब्रेरीज का क्या मीनिंग है कि पाइथन में हमारे पास रेडीमेड 2.35 lakhs प्लस लाइब्रेरी, एंड ईच लाइब्रेरी इज हैविंग 50 to 50,000 डिफरेंट रेडीमेड फंक्शंस। हर काम को करने के लिए रेडीमेड लाइब्रेरी है, और एक काम करने के लिए हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ लाइब्रेरीज अवेलेबल है। डीप लर्निंग के लिए, NLP के लिए, AI के लिए मल्टीपल लाइब्रेरीज हैं। आप किसी लाइब्रेरी को यूज कर सकते हो और उससे आप अपना काम चला सकते हो, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल एक छोटी सी लाइब्रेरी में आपको, जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं इंपोर्ट मैथ। तो सी लैंग्वेज में आप सबसे पहले कोड में टॉप में लिखते हो #include essay.h conio.h, ठीक है। तो वहां पे जो है हेडर फाइल्स क्या होती हैं? वो लाइब्रेरीज ही होती हैं कहीं ना कहीं। तो वहाँ पे हम हेडर फाइल्स बोलते हैं, यहाँ पे हम उनको लाइब्रेरीज या पैकेजेस बोलते हैं। तो मैथ नाम से एक पैकेज है, इस पैकेज के अंदर कौन कौन से रेडीमेड फंक्शंस हैं अगर आपको एक्सेस करने हैं तो हम पाइचैम सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं। डॉट लगाओगे, रेडीमेड वेरिएबल्स फंक्शंस मिल जाएंगे कि मैथ लाइब्रेरी के अंदर हमारे पास A10, Asine, Acos, 10, लॉग, पावर, ये सारे रेडीमेड फंक्शंस अवेलेबल है। तो जो भी मैथमेटिकल मैथ लाइब्रेरी आपके पास सी लैंग्वेज में भी होती थी, पाइथन में भी है, ठीक है। तो मैथ डॉट मैंने लिखा मान लिया लॉग, LOG, ठीक है। लॉगरिथमिक ऑफ से 1000 विद बेस 10, क्या वैल्यू आएगी? लॉगरिथमिक ऑफ 1000 विद बेस 10, राइट क्लिक, रन, 3 वैल्यू या 2.99 समथिंग वैल्यू आनी चाहिए। ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई आपके पास। 1000 का मतलब 10 to power 3, राइट। तो 10 to power 3 विद बेस 10, तो आपके पास जो पावर वैल्यू होती है वो लॉगरिथमिक वैल्यू रिटर्न करती है, लॉग वैल्यू रिटर्न करती है। तो हमारे पास वैल्यू 2.99 आ गई। आप इसको राउंड ऑफ करना चाहते हो तो वी हैव अ रेडीमेड फंक्शन इन पाइथन। इसका नाम मान लिया हमने R1 दे दिया, R2 इक्वल्स टू राउंड ब्रैकेट R1, तो प्रिंट R2, रन करते हैं तो हमारे पास वैल्यू 3 आ गई। तो मैथ लाइब्रेरी हमने इंपोर्ट करी। अब मैथ लाइब्रेरी के अंदर लॉगरिथमिक फंक्शन है, इंपोर्ट करना है किसी लाइब्रेरी को, तो सी लैंग्वेज में #include लिखते थे, यहाँ पे हम इंपोर्ट या फिर और भी सिंटेक्स हमारे पास है। तो इंपोर्ट मैथ लाइब्रेरी इंपोर्ट करी और उसके अंदर लॉगरिथमिक फंक्शन एक्सेस करना है, तो लाइब्रेरी नेम डॉट फंक्शन नेम और ब्रैकेट में आर्गुमेंट्स ये हमने पास किए। तो हमारे पास जो है लॉगरिथमिक वैल्यू आ गई किसकी, जो भी हमने डेटा इनपुट कराया। तो ये हमारे पास एक छोटी सी लाइब्रेरी है मैथ लाइब्रेरी, जिसके अंदर अराउंड 100 रेडीमेड फंक्शंस अवेलेबल है। किससे रिलेटेड? मैथमेटिक्स से रिलेटेड।
मैथ्स के रेडीमेड फंक्शंस अवेलेबल है। लेकिन अगर हम किसी बड़ी पावरफुल लाइब्रेरी की बात करें, ठीक है, इंपोर्ट गूगल ट्रांस, ठीक है, टी इक्वल्स टू गूगल ट्रांस डॉट ट्रांसलेटर। तो गूगल ट्रांस क्या चीज है? एक लाइब्रेरी है, डॉट लगाया तो इसका मतलब क्या है, इस लाइब्रेरी के अंदर जो भी फीचर्स हैं, किसी लाइब्रेरी के अंदर क्या फीचर्स हो सकती हैं, वेरिएबल्स हो सकते हैं, फंक्शंस हो सकते हैं और क्लासेस हो सकती हैं, ठीक है। तो यहां पे ट्रांसलेटर क्या चीज है? एक क्लास है। कैसे पता चल रहा है क्लास है? क्योंकि ये कैपिटल लेटर से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। तो जब हम लोग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करते हैं तो वहां पे हमें क्वालिटी कोड डेवलपर बनने के लिए कुछ प्रोटोकॉल्स फॉलो करने होते हैं। तो हमें सिखाया जाता है कि जब भी आप अपनी खुद की कोई क्लास बना रहे हो तो बेटर है कि आप क्लास का नाम कैपिटल से स्टार्ट करो, ठीक है। तो आपको देख के पता चल जाएगा क्लास है। अब पाइथन में कुछ क्लासेस आपको ऐसी भी मिलेंगी जो स्मॉल से स्टार्ट हो रही होंगी, लेकिन अगर कैपिटल से स्टार्ट हो रही है तो मतलब क्लास ही है, ये श्योर है। स्मॉल से स्टार्ट हो रही है तो वेरिएबल भी हो सकता है, वो फंक्शन भी हो सकता है, वो क्लास भी हो सकती है कुछ केसेस में, लेकिन कैपिटल है तो क्लास ही है। इसको बोलते हैं हम कैमल नोमेनक्लेचर बोलते हैं, ठीक है। तो कैमल नोमेनक्लेचर हमारे इंडस्ट्री में सॉफ्टवेयर डेवलपर्स फॉलो करते हैं। जब भी प्रोग्रामिंग में वो कोई क्लास बनाते हैं तो हमेशा प्रीफर करते हैं कैपिटल से। तो अगर आपको कोई प्रोग्राम बना के बोला जाए कि आपको कस्टमर मैनेजमेंट के लिए क्लास बना के दिखाओ, तो अगर आपने कैपिटल से बनाया तो आपका सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे, तुरंत सामने वाले को पता जाएगा कि आपको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के स्टैंडर्ड्स पता है, राइट, ठीक है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले एक ट्रांसलेटर क्लास बनाई। अब फंक्शंस को अगर आप कॉल करते हो, ठीक है, तो ट्रांसलेटर हमने क्लास बनाई। अब अगर आप फंक्शन को कॉल करते हो, कैसे कॉल करते हैं हम किसी फंक्शन को प्रोग्रामिंग में? सी लैंग्वेज में सिंटैक्स बताओ। फंक्शन का नेम, ब्रैकेट, आर्ग्यूमेंट्स, प्रिंट एफ, स्कैन एफ, जो भी फंक्शंस आपके पास, एलई है, जो भी फंक्शंस आपके पास अवेलेबल हैं, फंक्शन का नेम, ब्रैकेट, आर्ग्यूमेंट्स। अब क्लास क्या चीज होती है? क्लास इज ए कलेक्शन ऑफ, नहीं, ऑब्जेक्ट्स हम क्लासेस के थ्रू डेवलप करते हैं। क्लास क्या चीज होती है? क्लास की बहुत सारी डेफिनेशंस हैं। एक छोटी सी डेफिनेशन मैं आपको बता रहा हूं। क्लास इज ए कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स एंड मेथड्स। मेथड्स का मतलब फंक्शंस। तो क्लास इज ए कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स एंड मेथड्स। क्लास के अंदर आप क्या बनाते हो? मैं बोलता हूं कस्टमर क्लास बनाओ, तो कस्टमर क्लास के अंदर आप क्या बनाओगे? कस्टमर की आईडी, उसका नेम, उसका एज, उसका मोबाइल नंबर, सिटी, स्टेट, एड्रेस। तो ये सब क्या है? वेरिएबल्स हैं उसके। अब आपको क्या करना है? कस्टमर मैनेजमेंट सिस्टम में क्या क्या बनाना होता है? बेसिक अगर मैं CRUD ऑपरेशंस की बात करूं तो ऐड कस्टमर, सर्च कस्टमर, डिलीट कस्टमर, मॉडिफाई कस्टमर। तो ये सब क्या है? उसके मेथड्स हैं, ठीक है। तो क्लास इज ए कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स एंड मेथड्स। तो अगर कोई फंक्शन या मेथड क्लास के अंदर बना है तो कैसे कॉल होता है? अगर कोई फंक्शन क्लास के बाहर बना है कैसे कॉल होता है? प्रिंट एफ, ब्रैकेट आर्गुमेंट्स, फंक्शन का नेम, ब्रैकेट आर्गुमेंट्स। लेकिन अगर कोई फंक्शन क्लास के अंदर बना है तो कैसे कॉल होता है? पहले हमें उसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास क्या है? एक स्ट्रिंग क्लास है, तो मैंने उसका एक ऑब्जेक्ट बनाया एस इक्वल्स टू सेटपा। तो सेटपा क्या चीज है? एक ऑब्जेक्ट है। किस क्लास का? स्ट्रिंग क्लास का, या वेरिएबल है, ठीक है, किसका? स्ट्रिंग क्लास का। अब अगर आप कैसे प्रूव कर सकते हो कि स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट है? पाइथन के अंदर हमारे पास एक टाइप क्लास या फिर मेथड है, टाइप नाम से फंक्शन है। आप लिखोगे टाइप एफ, तो हम रन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा क्या? क्लास स्ट्रिंग, क्लास स्ट्रिंग। तो टाइप हमें बता देता है कि एस का डेटा टाइप क्या है। डेटा टाइप मतलब भी क्लास ही होता है, ठीक है, डेटा टाइप का मतलब भी क्लास ही है। तो एस का टाइप क्या है? एस का टाइप क्या है? स्ट्रिंग है। अगर आप लिखोगे एक्स इक्वल्स टू 5, 5 क्या है? एक इंटीजर वैल्यू। आप टाइप चेक करोगे तो क्लास इंटीजर आ जाएगा, ठीक है। तो टाइप हमारे पास एक रेडीमेड फंक्शन है। तो एस क्या चीज है? एक ऑब्जेक्ट है स्ट्रिंग क्लास का। अब अगर आप अपने प्रोग्राम में लिखते हो एल इक्वल्स टू या एन इक्वल्स टू len s, तो मुझे बता सकते हो कि यहाँ पे len क्या चीज है? लेंथ क्या चीज है? फंक्शन है। लेंथ क्या चीज है? एक फंक्शन है। तो जो भी फंक्शन क्लास के बाहर बने हैं उनको क्या बोलते हैं? फंक्शंस बोलते हैं। तो लेंथ एक फंक्शन है, प्रिंट एक फंक्शन है, मैथ के अंदर लॉग एक फंक्शन था जो मैथ लाइब्रेरी में डायरेक्टली बना हुआ था। लेकिन अगर कोई फंक्शन क्लास के अंदर बना हो तो कैसे कॉल होता है वो? r इक्वल्स टू एस डॉट,
ऑब्जेक्ट का नेम डॉट मेथड का नेम, यानी कि फंक्शन का नेम। तो ये क्या है, हमारे पास स्ट्रिंग क्लास है। स्ट्रिंग क्लास के अंदर हमारे पास ये सारे रेडीमेड फंक्शंस बने हुए हैं। तो किसी फंक्शन को कॉल करने का सिंटेक्स क्या है, फंक्शन का नेम ब्रैकेट आर्गुमेंट। लेकिन अगर वो फंक्शन क्लास के अंदर बना है तो फिर कैसे कॉल होगा, उस क्लास का पहले ऑब्जेक्ट चाहिए होगा हमें, ऑब्जेक्ट नेम डॉट फंक्शन नेम या मेथड नेम। ठीक है, तो मैंने क्या किया, s डॉट अपर प्रिंट r। तो अपर क्या चीज है, अपर भी एक फंक्शन है लेकिन कहां बना हुआ है, क्लास के अंदर। कौन सी क्लास के अंदर, स्ट्रिंग क्लास के अंदर। ठीक है, स्ट्रिंग क्लास के अंदर अपर नाम से एक फंक्शन बना हुआ है, उसको कॉल करना है। तो सिंटेक्स क्या है, ऑब्जेक्ट नेम डॉट मेथड नेम। ठीक है, अब अगर मैं प्रिंट करूंगा आर को तो क्या आ जाएगा मेरे पास, मैंने रन किया तो मेरे पास सेट पा कैपिटल लेटर में आ गया। तो अपर एक फंक्शन है जो क्या करता है, जो भी स्ट्रिंग हमने उसको दी थी वो उसको कैपिटल लेटर में कन्वर्ट कर देता है। Upper is a function in string class. Upper is a method in string class. The target of this function or method is it converts the string into uppercase. ठीक है, तो हमारे पास अगर कोई स्मॉल केस में स्ट्रिंग अवेलेबल है या किसी भी केस में स्ट्रिंग अवेलेबल है, आप उसको अपर केस में कन्वर्ट करना चाहते हो तो आप अपर मेथड यूज कर सकते हो। अपर मेथड कहाँ बना है, अपर मेथड इज प्रॉपर्टी ऑफ स्ट्रिंग क्लास, जो स्ट्रिंग क्लास के अंदर बना है। और स्ट्रिंग क्लास के अंदर के मेथड या फंक्शन को कॉल करना है तो पहले हमारे पास स्ट्रिंग क्लास का एक ऑब्जेक्ट होना चाहिए। ठीक है, तो हमारा जो वेरिएबल या जो ऑब्जेक्ट है वो अपर केस में कन्वर्ट हो जाएगा। बताओ कोई डाउट है यहाँ तक, कोई डाउट नहीं है, कोई डाउट नहीं है। एक बेसिक आइडिया दे रहा हूँ, ये सारे कॉन्सेप्ट पढ़ाने में कम से कम 3-4 लेक्चर्स के बाद हम यहाँ पे आते हैं। और क्लासेस वाले कॉन्सेप्ट पे तो 50% कोर्स कंप्लीट होने के बाद हम क्लास पे आते हैं। पर थोड़ा सा मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि हमें क्या सीखना है, कैसे जाना है, कहाँ तक पहुँचना है। तो ऐसे ही हमारे पास क्या, मैंने आपको बताया हमारे पास एक क्लास है गूगल ट्रांस। तो अगर मेरे पास कोई क्लास है, ऐसे क्लास कस्टमर, और मैंने यहां पे लिख दिया पास, तो क्लास के अंदर क्लास इज कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स एंड मेथड्स। अभी मैं इसके अंदर कोई वेरिएबल नहीं बना रहा, कोई मेथड नहीं बना रहा। तो मुझे अगर इस यूजर डिफाइंड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है तो मैं कैसे बना सकता हूं, obj इक्वल्स टू कस्टमर और ब्रैकेट। तो किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है, अगर स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है तो डायरेक्टली स्ट्रिंग वैल्यू दे तो स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट बन जाएगा। लेकिन अगर कोई यूजर डिफाइंड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है या वेरिएबल बनाना है तो क्या लिखोगे आप, क्लास का नेम और ब्रैकेट लगाओगे। कुछ आर्गुमेंट्स भी हो सकते हैं, आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे, पैरामीटर कंस्ट्रक्टर हो सकते हैं, तो आगे स्टडी करेंगे। लेकिन अभी मैं बात करता हूं तो ओबीजे क्या बन गया, एक ऑब्जेक्ट बन गया किसका, कस्टमर क्लास का। और अगर मैं यहां पे चेक करता हूं टाइप ऑफ ओबीजे, टाइप ऑफ ओबीजे, मैंने रन किया कोड को तो मेरे पास यहाँ पे क्लास क्या आ गया, मेन के अंदर कस्टमर आ गया। तो क्लास क्या आ गया, कस्टमर क्लास है। मेन इस प्रोग्राम को बोला जाता है, इसमें हम प्रोग्राम टाइप कर रहे हैं। तो ओबीजे क्या चीज है, जब मैंने एस का टाइप चेक किया था तो क्या आया था, स्ट्रिंग आया था। तो यहाँ पे ओबीजे का टाइप क्या आ रहा है, कस्टमर आ रहा है। तो वो स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट था एस, यहाँ पे ओबीजे कस्टमर क्लास का ऑब्जेक्ट है। तो किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है तो हमारे पास जो सिंटेक्स है वो एक ऑप्शन तो है हमारे पास यहाँ पे कि हम इस तरह से ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। तो अब मैं आता हूं अपने प्रोग्राम पे वापस, कंट्रोल एक्स, कंट्रोल वी। गूगल ट्रांस क्या है, एक लाइब्रेरी है। इसके अंदर ट्रांसलेटर क्या है, जैसे मैंने कस्टमर क्लास बनाने की कोशिश की थी अभी, तो वैसे ही ट्रांसलेटर क्या चीज है, एक क्लास है। ट्रांसलेटर क्लास, क्लास इज ए कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स एंड फंक्शंस। ठीक है, तो मैं यहां पे टी क्या बना रहा हूं, टी क्या चीज है, एक ऑब्जेक्ट है। किस क्लास का, ट्रांसलेटर क्लास का। किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना तो क्या सिंटेक्स था, उस क्लास का नेम लिखो और ब्रैकेट लगा दो तो उस क्लास का ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो हमारे पास ट्रांसलेटर क्लास का एक ऑब्जेक्ट हमने बनाया, क्या, टी नाम से। चेक करना चाहते हो कि ट्रांसलेटर को क्लास का ऑब्जेक्ट है, कैसे चेक करोगे, प्रिंट टाइप ऑफ टी। टाइप ऑफ टी क्या आ जाएगा, हमारे पास क्लास ट्रांसलेटर आ जाएगा। तो गूगल ट्रांस एक लाइब्रेरी है
उसके अंदर एक सब लाइब्रेरी या पैकेज है, उसके अंदर एक सब पैकेज है, उसके अंदर ट्रांसलेटर क्लास रखी हुई है। तो इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्या बनाया हमने, टी बनाया। अब मुझे बताओ, अगर मुझे इस क्लास के अंदर, क्लास इज अ कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स एंड फंक्शंस, फंक्शंस का मतलब क्लास में जनरली हम उनको मेथड्स बोलते हैं, तो क्लास इज अ कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स एंड मेथड्स, बट मेथड्स आर फंक्शंस ओनली। तो क्लास इज कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स एंड मेथड्स, अगर मुझे ट्रांसलेटर क्लास का मेथड कॉल करना है तो कैसे कॉल करूंगा, ट्रांसलेटर क्लास का फंक्शन कॉल करना है, कैसे कॉल करूंगा, हाँ जी, स्ट्रिंग क्लास का फंक्शन कैसे कॉल किया था मैंने, एस डॉट अपर, स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट डॉट मेथड नेम। फंक्शन कैसे कॉल होते हैं, जो क्लास के बाहर हैं, डायरेक्टली फंक्शन का नेम लिखो, प्रिंट आर्गुमेंट पास कर दो। लेकिन क्लास के अंदर फंक्शन है, कैसे कॉल होते हैं, ऑब्जेक्ट नेम डॉट फंक्शन नेम। बताओ कैसे मैं कॉल करूंगा ट्रांसलेटर क्लास के फंक्शन को, वेरी गुड, टी डॉट, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ट्रांसलेटर क्लास के अंदर के फंक्शंस आ जाएंगे। ठीक है, स्ट्रिंग क्लास के अंदर के फंक्शन कॉल करने थे तो एस डॉट लिखा था, पर ट्रांसलेटर क्लास के फंक्शन लिखने तो मैंने टी डॉट लिखा। पहले मुझे उस क्लास का ऑब्जेक्ट चाहिए, फिर डॉट लगाऊंगा तो मैं उसके मेथड्स को कॉल कर सकता हूं। अगर कोई फंक्शन क्लास के बाहर है, डायरेक्टली फंक्शन कॉल हो जाएगा। क्लास के अंदर है तो पहले उस क्लास का ऑब्जेक्ट चाहिए और फिर डॉट लगा के मैं उसके मेथड्स को एक्सेस कर सकता हूं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, टी डॉट ट्रांसलेट, ट्रांसलेट कर दिया मैंने, किसको, मान लिया हाउ आर यू, कॉमा, फंक्शन है तो उसके अंदर आर्गुमेंट जा सकते हैं, जैसे प्रिंट के अंदर आर्गुमेंट गया था, एलईएन के अंदर आपने एस पास किया था तो लेंथ निकल गई थी। तो ऐसे ही दो आर्गुमेंट में पास कर रहा हूं, हाउ आर यू, कॉमा, डबल कोट्स में एच आई। ठीक है, एस इक्वल्स टू टी डॉट ट्रांसलेट, तो मेरे पास यहाँ पे टी डॉट ट्रांसलेट जो है फिर क्या करेगा, अगेन एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। उस ऑब्जेक्ट के अंदर से अगर आपको डेटा चाहिए है तो आप क्या लिखोगे, डेटा इक्वल्स टू एस डॉट टेक्स्ट, तो हमारे पास यहाँ पे डेटा प्रिंट हो जाएगा। मैंने रन किया तो ये मेरे पास आ गया, आप कैसे हैं। तो जितनी मशीन लर्निंग, एआई, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, डीप लर्निंग, सारी की सारी कहाँ लगी हुई है, गूगल ट्रांस लाइब्रेरी के अंदर बनी हुई है, सब बना हुआ है उसके अंदर। लेकिन हमें क्या करना है, 4 लाइन का कोड लिखना है और हम एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर को बना पा रहे हैं। किसी भी लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है, हिंदी को इंग्लिश में, पंजाबी में, तमिल में, जर्मन में, रशियन में, उसका कोड यहाँ पे मेंशन करना है और आपका डेटा उस लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाएगा। आर यू गेटिंग दिस? ठीक है, कितना इजी है प्रोग्रामिंग के लिए। क्या पाइथन के अंदर क्या बताया हमने, 2.35 लाख प्लस लाइब्रेरीज हैं। तो गूगल ट्रांस गूगल की एक बहुत पावरफुल लाइब्रेरी है जिसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, ट्रांसलेट कर सकते हैं एक लैंग्वेज के डेटा को दूसरे लैंग्वेज के टेक्स्ट में। ठीक है, कैसे करना है, सबसे पहले गूगल ट्रांस लाइब्रेरी के अंदर वेरिएबल्स हो सकते हैं, फंक्शंस हो सकते हैं, मेथड्स हो सकते हैं, क्लासेस हो सकती हैं। तो हमने सबसे पहले गूगल ट्रांस के अंदर से ट्रांसलेटर क्लास को एक्सेस किया और उसका एक ऑब्जेक्ट बना लिया। ऑब्जेक्ट आ गया क्या, टी। अब टी क्या है, ट्रांसलेटर का ऑब्जेक्ट बन गया। अब टी एक ऑब्जेक्ट है, अगर हमें किसी क्लास के मेथड कॉल करने हैं तो हमें ऑब्जेक्ट नेम डॉट मेथड नेम या ऑब्जेक्ट नेम डॉट फंक्शन नेम लिखना है, हम उसके फंक्शन कॉल कर लेंगे। तो ट्रांसलेट क्या चीज है, ट्रांसलेट एक फंक्शन है, कहां बना हुआ है, ट्रांसलेटर क्लास के अंदर बना हुआ है। कैसे कॉल होगा, इसका ऑब्जेक्ट चाहिए होगा, डॉट लगाएंगे तो इसके मेथड कॉल हो जाएंगे। स्ट्रिंग के अंदर अपर, लोअर, ठीक है, आपके पास ऐसे ही हंड्रेड्स ऑफ, अराउंड 50-60 मेथड्स हैं स्ट्रिंग क्लास के अंदर जिनको आप स्ट्रिंग के ऑब्जेक्ट पे कॉल कर सकते हो डॉट लगा के। ऐसे ही हमारे पास ट्रांसलेटर क्लास के अंदर भी मल्टीपल फंक्शंस अवेलेबल है। पहले ऑब्जेक्ट बनाएंगे, डॉट लिखेंगे, फंक्शन को कॉल करेंगे और ब्रैकेट में आर्गुमेंट्स पास कर देंगे, पहले किस डेटा को कन्वर्ट करना है और फिर उसका कोड, हर पर्टिकुलर काम करने के लिए अलग अलग कोड्स अवेलेबल हैं। ठीक है, पंजाबी आती है किसी को, पंजाबी, पीए, पंजाबी के लिए जो कोड है वो पीए है। ठीक है, रन करते हैं। तो मैंने रन किया तो ये पंजाबी में डेटा कन्वर्ट हो गया। तुसी किमें हो, की हाल चाल ने, किमें आ गए हो तुसी, ठीक है, तो ये पंजाबी में आ गया।
तो इस तरह से हम केवल इस कोड को चेंज करेंगे, हमारा डेटा कन्वर्ट होगा, उस डेटा से जो टेक्स्ट चाहिए निकालने के लिए s.text निकालेंगे, डेटा हमारा एक्सेस हो जाएगा और कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो दैट इजी इट इज टू वर्क ऑन द रेडीमेड लाइब्रेरीज अवेलेबल इन पाइथन। तो इस पर्टिकुलर गूगल ट्रांस लाइब्रेरी के अंदर जो गूगल ने बना के, ठीक है, पाइथन को डोनेट करी है, उस लाइब्रेरी से हम इतनी पावरफुल काम कर पा रहे हैं। सो हमारे पास पाइथन को यूज करने के क्या क्या रीजंस थे। सबसे पहला रीजन आप लोगों ने बताया था, बिग लाइब्रेरी सेट। ठीक है, 2.35 lakhs लाइब्रेरी, तो पाइथन के अंदर वी हैव रेडीमेड बिलियंस ऑफ प्रीडिफाइंड फंक्शंस एंड मेथड्स, राइट। ठीक है, मोर रीजंस टू गो, वाई पाइथन, आप बताओ पाइथन क्यों यूज होता है, इतना पॉपुलर क्यों है, और क्या रीजन है। राइट, और कोई रीजन बिग लाइब्रेरीज के अलावा, बिग लाइब्रेरी सेट, और क्या रीजन है। राइट, ठीक है, वेरी गुड। बैठ जाओ। मार्केट में आपको कोई शॉपिंग करने जाना है, आलू खरीदने जाना है, ठीक है, 10 रुपए किलो एक दे रहा है, एक 20 रुपए किलो दे रहा है, 15 रुपए किलो दे रहा है, आप वहां पे भी नेगोशिएट करते हो। सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में जो प्रोजेक्ट्स हैं वो मिलियंस ऑफ डॉलर्स के हैं। एक प्रोजेक्ट बनाना है 10 करोड़, 15 करोड़, 500 करोड़ का है। 100 डेवलपर, 500 डेवलपर, 1000 डेवलपर मिलके प्रोजेक्ट बना रहे हैं, तो वहाँ पे कॉस्ट बहुत ज़्यादा मैटर करती है। ठीक है, नेगोशिएशन बहुत ज़्यादा होते हैं। अब किसी सॉफ्टवेयर की कॉस्ट कैसे निकलती है, उस सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए सबसे पहले निकाला जाता है इस सॉफ्टवेयर में कितने मैन आवर्स की नीड है। ठीक है, आपके पास क्या होगा, सबसे पहले बिजनेस एनालिस्ट की टीम होगी जो ये बताएगी कि सॉफ्टवेयर में बनाना क्या है और इसमें कितना टाइम लगने वाला है। और फिर कंपनी कहती है कि मेरे एक मैन आवर की कॉस्ट $50, $100, $10, $20 है, तो इस प्रोजेक्ट को बनाने में इतना टाइम लगेगा। तो पाइथन क्या क्लेम करता है कि पाइथन के अंदर दुनिया की कोई भी दूसरी लैंग्वेज यूज करोगे तो कोड डेवलपमेंट का जो टाइम है वो 3 to 5x फास्टर कोड डेवलपमेंट होता है। मतलब जो काम करने के लिए आपको 1000 घंटे की दूसरी लैंग्वेज में लगेंगे, पाइथन में वही काम 300 से 500 घंटे में हो जाएगा। तो क्या होगा, कॉस्ट ड्रास्टिकली रिड्यूस हो जाएगी कि एक जगह जो पैसा आपका 10 करोड़ रुपए लग रहा है, यहाँ पे वही काम आपका 3 करोड़ से 5 करोड़ में हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि कोड डेवलपमेंट टाइम, सारा का सारा पैसा कहाँ जाता है, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में सारा पैसा सॉफ्टवेयर डेवलपर्स की सैलरी पे जाता है, मेजरली जो टीम की सैलरी पे जाता है। ठीक है, तो आपकी कॉस्ट जो है ड्रास्टिकली रिड्यूस हो जाएगी। तो लेस कोड डेवलपमेंट टाइम। ठीक है, टाइम एंड मीन्स कॉस्ट, टाइम का मतलब ही पैसा है इंडस्ट्री में, राइट। या मोर रीजंस टू गो, वाई पाइथन, पाइथन की पॉपुलैरिटी के और क्या रीजंस हैं। इजी है, वेरी गुड। सी लैंग्वेज में अगर आपको प्रिंट लिखना है तो क्या लिखोगे, प्रिंट एफ। इनपुट कराना है तो स्कैन एफ। और सी लैंग्वेज में पाइथन में इनपुट कराना है तो इनपुट है। ठीक है, पाइथन में इनपुट कराना है तो फंक्शन का नाम इनपुट है, और यहाँ पे इनपुट कराना है तो फंक्शन का नाम पाइथन में इनपुट है, और सी लैंग्वेज में स्कैन एफ है। तो याद करना थोड़ा डिफिकल्ट है स्कैन एफ, जबकि काम क्या कराना है, इनपुट कराना, तो फिर इजी नाम क्यों ना यूज करें। तो पाइथन इज मोर इंग्लिश लाइक लैंग्वेज। ठीक है, मोर इंग्लिश लाइक लैंग्वेज, इजी टू अंडरस्टैंड। ठीक है, तो पाइथन में यूके में जो है स्कूल गोइंग चिल्ड्रंस, एक सर्वे हुआ, स्कूल गोइंग चिल्ड्रंस के पेरेंट्स से पूछा गया। मैंने ऐसा कई बार सुना है, बच्चे बोलते हैं कि प्रोग्रामिंग इज नॉट माय कप ऑफ टी। ठीक है, तो मुझे कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता फिर भी। ठीक है, सर्वे फाइंड्स प्राइमरी स्कूल, स्कूल नहीं है ये, प्राइमरी स्कूल की बात हो रही है, प्राइमरी स्कूल्स फेवर कोडिंग लैंग्वेज पाइथन ओवर फ्रेंच। ठीक है, तो यूके में 1000 स्कूल के बच्चों के पेरेंट्स से पूछा गया कि आप अपने यहाँ पे, तो इंडिया में जनरली ग्रेजुएशन में ऑप्शनल सब्जेक्ट्स आते हैं, वहाँ पे प्राइमरी स्कूल में भी ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं। तो पेरेंट्स से पूछा गया कि क्या चाहते हो, बच्चे को पाइथन पढ़ाना चाहते हो या फ्रेंच। तो उनका इंटरेस्ट था नहीं, पाइथन पढ़ाना चाहते हैं। तो बच्चे कहते हैं नहीं, मैं तो बीकॉम हूँ, मैं बीए हूँ, मैं डिप्लोमा हूँ, मैं मैकेनिकल बैकग्राउंड से हूँ, इलेक्ट्रॉनिक्स से हूँ। ठीक है, मुझे तो प्रोग्रामिंग समझ में नहीं आएगी। एक स्कूल गोइंग चिल्ड्रन में, स्कूल गोइंग चाइल्ड के अंदर, वो भी प्राइमरी स्कूल के बच्चों को अगर प्रोग्रामिंग समझ में आ सकती है तो हमें क्यों नहीं आ सकते। ठीक है, सो दैट इज कि पाइथन इज एन इजी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, मोर रीजंस टू गो, ओपन सोर्स है, वेरी गुड। ओपन सोर्स लाइब्रेरी, ओपन सोर्स लैंग्वेज है। ओपन सोर्स का मतलब क्या है कि कोई भी कंट्रीब्यूट कर सकता है। बिग कम्युनिटी है पाइथन की, तो वर्ल्ड वाइड
लैक्स ऑफ डेवलपर्स हैं जो पाइथन कम्युनिटी को सपोर्ट करते हैं, थाउजेंड्स ऑफ कंपनीज है जो पाइथन कम्युनिटी को सपोर्ट करती हैं। डॉटनेट किसका प्रोडक्ट है? माइक्रोसॉफ्ट का। तो माइक्रोसॉफ्ट ने डॉटनेट टेक्नोलॉजी बनाई होगी तो 500, 1000, 2000 डेवलपर डिप्लॉय किए होंगे, लेकिन पाइथन में गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और एक्सेल ऐसी कोई कंपनी नहीं है जो पाइथन को कंट्रीब्यूट नहीं करती। ठीक है, तो गूगल ने बहुत बड़ी बड़ी डीप लर्निंग एआई की लाइब्रेरीज बना के फ्री में पाइथन कम्युनिटी को दी हुई है, राइट। सो दैट इज, जैसे आपने अभी गूगल ट्रांस लाइब्रेरी देखी जो गूगल ने खुद बनाई है। तो ऐसे आपके पास और कोई रीजंस? इजी टू डिबग और मोर रीजंस? डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन, वेरी गुड। पाइथन के अंदर सारा काम डायनेमिक होता है, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन एंड डायनेमिक। बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है ये, पढ़ाने में लगभग आधा घंटा लगता है, तो मैं पूरा कॉन्सेप्ट नहीं बता रहा आपको, आइडिया दे रहा हूँ बस। डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन एंड डायनेमिक डेटा टाइप डेफिनेशन। तो क्या फायदा है पाइथन में? सी लैंग्वेज में आप प्रोग्राम लिखते हो तो सबसे पहले वेरिएबल्स का टाइप डिफाइन करते हो कि इंटीजर a, b, c या a, b, s। लेकिन यहाँ पे हमारे पास पाइथन में रन टाइम पे, मींस रन टाइम पे सी लैंग्वेज में अगर आपने किसी वेरिएबल को इंटीजर डिफाइन कर दिया तो उसमें केवल इंटीजर वैल्यू ही होल्ड हो सकती है, लेकिन पाइथन में आप कैसी भी वैल्यू को स्टोर कर सकते हो, क्योंकि रन टाइम पे मेमोरी एलोकेट होती है। x = 5 कैसी वैल्यू है? इंटीजर वैल्यू है, ठीक है। और x = setpa कैसी वैल्यू है? स्ट्रिंग वैल्यू है। तो आपके पास रन टाइम पे जब आप प्रोग्राम को रन कर रहे होते हो उसी टाइम पे आपकी मेमोरी एलोकेट होती है, पहले इंटीजर वैल्यू गई और फिर स्ट्रिंग वैल्यू गई, ठीक है। तो आपकी डायनेमिकली मेमोरी एलोकेट होती है वेरिएबल्स को, डायनेमिकली डेटा टाइप डिफाइन होता है रन टाइम पे सारा का सारा, राइट। मोर रीजंस टू गो, मोर रीजंस टू गो व्हाई पाइथन? या पाइथन इज यूज्ड इन versatile domains. Python is used in versatile domains. जैसे कि आप लोग बताओ कौन कौन से डोमेन्स में पाइथन यूज होती है? डेटा ड्रिवन डोमेन्स में, जैसे कि डेटा एनालिटिक्स, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, एआई, एनएलपी, इमेज प्रोसेसिंग, बिजनेस एनालिटिक्स। ऐसे आपके पास डेटा ड्रिवन डोमेन्स में मल्टीपल डोमेन्स अवेलेबल है, या फिर बाकी डोमेन्स में भी यूज होती है पाइथन। नॉन डेटा ड्रिवन डोमेन्स में पाइथन क्या यूज होती है? जहां जावा यूज होती है क्या वहां पाइथन यूज हो सकती है? यस। अदर डोमेन्स, पाइथन का जो स्नेक है वो डे बाय डे डिफरेंट डोमेन्स को खा रहा है, कैप्चर कर रहा है। तो अदर डोमेन्स में चाहे आप वेब डेवलपमेंट की बात करो पाइथन यूज होती है, आप मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट की बात करो, आप आईओटी एप्लीकेशंस की बात करो, या कोई आप जो है साइबर सिक्योरिटी की बात करो, तो आपके पास मल्टीपल डोमेन्स में, डेवऑप्स में, मल्टीपल डोमेन्स में आपके पास पाइथन आज के डेट में इंडस्ट्री में यूज हो रहा है, हर डोमेन में यूज हो रहा है, ठीक है। पाइथन इज बीइंग यूज्ड इन ईच एंड एवरी डोमेन, राइट। मोर रीजंस टू गो, तो ये सारे आपके रीजंस हैं। मैं वंस विल डाइव डीप इनटू पाइथन, जब आप पाइथन पढ़ना शुरू करोगे तो विल फाइंड 100 ऑफ रीजंस की व्हाई पाइथन इज दैट पॉपुलर इन द इंडस्ट्री, ठीक है, राइट। अब अभी तक आप लोग के कोई डाउट्स है, क्वेश्चंस हैं तो बताओ। कोई आप लोग क्वेश्चन लेके आए हो घर से अपने माइंड में, कुछ पूछना है? हाँ जी। या तो हाउ पाइथन इज बीइंग यूज्ड इन बिजनेस एनालिटिक्स। तो बिजनेस एनालिटिक्स एक्चुअली एक फैंसी नेम है डेटा एनालिटिक्स का ही, ठीक है। तो हमारे पास डेटा एनालिटिक्स पहले, सबसे पहले हमें सीखना होगा कि डेटा एनालिटिक्स होता है क्या है, ठीक है। तो इसमें इंटरव्यू में क्वेश्चन आता है कि डेटा एनालिटिक्स वर्सेस डेटा साइंस में डिफरेंस बताओ, ठीक है। तो डेटा एनालिटिक्स, डेटा एनालिस्ट क्या होते हैं? जिनका काम होता है डेटा को कलेक्ट करना। तो डेटा एनालिटिक्स का अपना एक लाइफ साइकिल होता है, जैसे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट या हर प्रोसेस का अपना एक लाइफ साइकिल होता है। कलेक्ट डेटा, ठीक है, प्री प्रोसेस डेटा, क्लीन डेटा, विजुअलाइज डेटा, ठीक है, या प्रोसेस डेटा, एंड फाइनली फाइंडिंग इंपॉर्टेंट इंसाइट्स फ्रॉम द डेटा।
ठीक है, ये हमारा डेटा एनालिटिक्स है। डेटा एनालिटिक्स के अंदर हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले डेटा चाहिए। अगर आपको मशीन डेवलपर बनना है, आपको डेटा साइंटिस्ट बनना है, आपको डेटा एनालिस्ट बनना है, बिजनेस एनालिस्ट बनना है, सबसे पहले डेटा की नीड है। तो डेटा कई बार जब आप इंडस्ट्री में काम करते हो तो बहुत खराब डेटा मिलता है आपको, हार्ड बाइंडेड कॉपी में, कहीं रजिस्टर में, नोटबुक में डेटा पड़ा है, आपको टाइप करवाना पड़ रहा है टीम को, टाइपिस्ट को लगा के। आपके पास वेब में कहीं डेटा पड़ा हुआ है, HTML फॉर्मेट के अंदर कहीं डेटा पड़ा हुआ है, जेसन में डेटा पड़ा हुआ है, या फिर आपका एक्सेल, CSV, TSV किसी फाइल में डेटा है। तो सबसे पहला टारगेट है डेटा को कलेक्ट करना, फिर उसके अंदर से प्रोसेस करना, प्री प्रोसेस करना। ऐसा ना हो कि एक यूनिट किलोमीटर में और दूसरी मिनट में, और आपने दोनों को मल्टीप्लाई या एडिशन कर दिया किसी एनालिसिस को करने के लिए, तो क्या होगा, सारे रिजल्ट्स गड़बड़ हो जाएंगे। तो उनको प्री प्रोसेस करना, किसी कॉमन फॉर्मेट के अंदर लेके आना। उसके बाद डेटा को क्लीन करना। क्लीन करने का मतलब है कुछ गार्बेज वैल्यू डेटा के अंदर हो सकती है, आउटलायर्स डेटा के अंदर हो सकते हैं। जैसे एक आदमी का नाम राम है तो उसके अंदर भगवान राम वाली प्रॉपर्टीज नहीं आएंगे, ठीक है। अब हम डेटा को एनालिसिस कर रहे हैं तो उसमें नेम का कोई रोल नहीं होगा। तो ऐसे डेटा जो हमारे काम के नहीं, उनको हटा देना डेटा के अंदर से, ऐसे कॉलम्स को ही हटा देना, ठीक है। जिनकी नीड है वही कॉलम्स रखना, बाकी को डिस्कार्ड कर देना। तो डेटा को क्लीन करना, प्रोसेस करना। प्रोसेस करने का मतलब है कि फिर आप उसके अंदर कुछ एनालिसिस करके, उसको विजुअलाइज करके, उसको प्रोसेस करना, और फाइनली फिर उसके अंदर से कुछ इंपॉर्टेंट इंसाइट्स निकालना। ये डेटा एनालिस्ट का काम है। और डेटा साइंटिस्ट का काम, डेटा साइंटिस्ट का काम, जो डेटा एनालिस्ट ने काम कर दिया उसके आगे एडिंग मशीन लर्निंग एल्गोरिथम ऑन द डेटा and finding, making future predictions, forecasting, ठीक है। फ्यूचर प्रेडिक्शंस करना, फोरकास्टिंग करना, ये सारा किसका काम है, डेटा साइंटिस्ट का काम है। कोई एग्जांपल, इलेक्शन चल रहे हैं, 2019 में इलेक्शंस हुए थे, हु वॉन द गेम, बीजेपी वॉन द गेम। वाई बीजेपी वॉन द गेम, कौन बताएगा हमें, डेटा एनालिस्ट बताएगा। कौन बताएगा, डेटा एनालिस्ट बताएगा। 2024 में इलेक्शंस होने हैं या चल रहे हैं, अभी रिजल्ट्स नहीं आए हैं। हु विल विन द गेम, Who will win the game? चलो ठीक है, क्वेश्चन ये नहीं है वैसे। Who will win the game ये कौन बताएगा, डेटा साइंटिस्ट बताएगा। वेरी गुड, डेटा साइंटिस्ट बताएगा। तो पास के डेटा को एनालाइज करना और उसके अंदर से इंपॉर्टेंट प्रेडिक्शंस या इंपॉर्टेंट इंसाइट्स निकालना, नॉट प्रेडिक्शंस निकालना, इंपॉर्टेंट इंसाइट्स निकालना। ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, ठीक है। तो कंपनी के अंदर, हर कंपनी के अंदर आपको डेटा एनालिस्ट आज से नहीं, 20 साल 30 साल पहले से डेटा एनालिस्ट होते हैं, जो रिपोर्ट्स बना के देते हैं एक्सेल में या फिर पावर BI में, कुछ डैशबोर्ड्स बना के देते हैं कि अच्छा हमारी कंपनी कैसे चल रही है, कैसे ग्रोथ हो रही है, पिछले साल 5 साल पहले क्या ग्रोथ थी, अभी क्या ग्रोथ है। ये सारा काम डेटा एनालिस्ट करते हैं और पहले से करते आ रहे हैं, राइट। तो पास के डेटा को एनालाइज करना और उसके अंदर से कुछ इंसाइट्स निकालना कि ऐसा हुआ था तो क्यों हुआ था, ये कौन बताएगा, डेटा एनालिस्ट बताएगा। अब उस डेटा के ऊपर मशीन लर्निंग एल्गोरिथम लगा के फ्यूचर प्रेडिक्शंस करना कि हु विल विन द गेम, कौन बताएगा, डेटा साइंटिस्ट बताएगा। तो एडिंग मशीन लर्निंग एल्गोरिथम ऑन द डेटा, ये आपका डेटा साइंटिस्ट का काम है। और डेटा एनालिस्ट का काम है डेटा को क्लीन करके, रेडी करके, उसके अंदर से इंसाइट्स निकालना कि ऐसा हुआ तो क्यों हुआ। ये डेटा एनालिस्ट का काम है। ये बेसिक एक लेमैन लैंग्वेज में डिफरेंस है। नॉर्मली बुक्स में पढ़ोगे बहुत सारी डेफिनेशंस मिलेंगी आपको डेटा एनालिस्ट की, डेटा साइंस की, मशीन लर्निंग की, लेकिन ये लेमैन लैंग्वेज में मशीन लर्निंग मींस डेटा साइंस ओनली, ठीक है। तो मशीन लर्निंग का मतलब डेटा साइंस ये है कि मशीन लर्निंग में भी आप क्या कर रहे हो, आप मशीन लर्निंग एल्गोरिथम लगा रहे हो, डेटा साइंस में भी आप मशीन लर्निंग एल्गोरिथम ही लगा रहे हो, राइट। और BA का मतलब DA है, बिजनेस एनालिस्ट करो। अगर आप बिजनेस फोकस हो के बिजनेस की केस स्टडी को लेके उस पर काम कर रहे हो तो आप बिजनेस एनालिस्ट कहे जाओगे। अगर आप एक नॉर्मल मशीन लर्निंग के लिए डेटा रेडी कर रहे हो तो आप एक डेटा एनालिस्ट कहे जाओगे, राइट। तो डेटा साइंटिस्ट आर कॉल्ड दी फ्यूचर प्रेडिक्टर्स ऑफ द कंपनीज, ठीक है। पहले से किसी ने पाइथन पढ़ा है आप लोगों में से, थोड़ा बहुत पढ़ा है, ठीक है, लेकिन कुछ नया सीखने को मिल रहा है, टाइम वेस्ट तो नहीं हो रहा, राइट, ठीक है। तो डेटा साइंटिस्ट आर कॉल्ड दी
फ्यूचर प्रेडिक्टर्स ऑफ द कंपनीज। जो कंपनीज है हमारे पास आज के डेट में, जो पहले मैनुअल डिसीजंस होते थे, अब वो सारे डेटा साइंटिस्ट लेते हैं। ठीक है, तो डेटा साइंटिस्ट जो है वो सारे डिसीजन लेते हैं कि हमें एक नया प्लांट सेटअप करना है रिलायंस जियो कंपनी ने, तो कहाँ पे करना है, किस लोकेशन पे करना है, डेटा साइंटिस्ट बताएगा। ठीक है, कौन से सेगमेंट में करना बेनिफिशियल है, डेटा साइंटिस्ट जो है मार्केट एनालिसिस करेगा, डेटा साइंटिस्ट बताएगा। ठीक है, कितना इन्वेस्टमेंट करना है, एड्स में कितना इन्वेस्टमेंट करना है, ऑनलाइन में कितना करना है, ऑफलाइन में कितना करना है, डेटा साइंटिस्ट बताएगा। कितने एम्प्लॉइज हायर करने हैं, डेटा साइंटिस्ट बताएगा। तो जो पहले डिसीजन मैनुअल होते थे, अब वो डेटा साइंटिस्ट ग्रेजुअली क्या कर रहे हैं, वो सारे डिसीजन को टेक ओवर कर रहे हैं और अब वो डिसीजन ले रहे हैं। तो डेटा साइंटिस्ट के जो डिसीजन हैं वो श्योर शॉट ऑलमोस्ट डिसीजन हैं, या उनकी प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है। वो पहले से प्रोबेबिलिटी भी आपको बताएंगे कितनी करेक्ट, हमारे जो प्रेडिक्शंस है कितने % करेक्ट हैं, तो आपको वो जो है प्रेडिक्शंस पता चलेंगे। उसके अकॉर्डिंग अगर आप डिसीजन लोगे तो आपके जो सक्सेस के रेशियो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो आज की डेट में जहाँ पे भी किसी भी मोबाइल ऐप में आप देखो, हर जगह क्या है, रिकमेंडेशन है। ठीक है, प्रेडिक्शन, फोरकास्टिंग, रिकमेंडेशन, ये सारा काम डेटा साइंटिस्ट करते हैं। तो जितनी मोबाइल ऐप्स हैं सब में रिकमेंडेशन है। ठीक है, कहाँ से शॉपिंग करते हो आप, कौन सी मोबाइल ऐप से? अमेजोन, फ्लिपकार्ट से करते हो। ठीक है, तो ब्रेड खरीदी तो आपको अमेजोन या फ्लिपकार्ट बोलेगा बटर भी ले लो। ठीक है, बटर ले लिया तो और क्या, नाइफ भी ले लो, कैसे ब्रेड बटर यूज करोगे। तो रिकमेंडेशंस आ रहे हैं। अब वहाँ पे क्या, मिलियंस ऑफ प्रोडक्ट्स पड़े हुए हैं, तो कोई मैनुअली नहीं रिकमेंड कर रहा कि इसका ये जो आना है। वो आपका क्या है, पहले मशीन को ट्रेन हुआ, पहले से बिहेवियर देखा, आपका क्या बिहेवियर है, आपका बाइंग बिहेवियर क्या है। ऐसा ना हो कि आपकी जो मंथली बिलिंग या मंथली जो आपकी पेइंग कैपेसिटी अभी तक आपकी लास्ट 1 ईयर 2 ईयर 5 ईयर्स में वो 1000 या 10,000 रुपीज की है अमेजोन पे, और आपको प्रोडक्ट रिकमेंड कर दिया ब्रेड बटर के साथ कि 1 लाख रुपए वाला आप जो है कोई बड़ा सा महंगा सा माइक्रोवेव ले लो। ठीक है, IFB कंपनी का। तो आपके बिहेवियर को देख के, पास के और अदर यूजर्स के बिहेवियर को देख के आपको रिकमेंडेशन आएगा। तो क्या हो रहा है, उस बिहेवियर से पहले मशीन ट्रेन हो रही है और उसके बाद फिर रिकमेंडेशंस आ रहे हैं। तो ये रिकमेंडेशंस इंजन कौन बनाता है, डेटा साइंटिस्ट या फिर मशीन लर्निंग डेवलपर्स बनाते हैं, ML डेवलपर्स बनाते हैं। राइट, इसी तरह से आपके पास naukri.com है, तो आपके प्रोफाइल के बेस पे जॉब्स का रिकमेंडेशन होगा। आप स्विगी ऐप यूज कर रहे हो, आपकी फूड हैबिट्स के बेस पे रिकमेंडेशन होगा। आप वेजिटेरियन हो, आपको नॉन वेज प्रोडक्ट्स के रिकमेंडेशन नहीं आएंगे। राइट, इसी तरह से आप जो है कोई दूसरी प्रोडक्ट की बात करो, आप YouTube देख रहे हो, तो आपको जितने क्लास में स्टूडेंट्स बैठे हैं हर एक को YouTube में टॉप 10 रिजल्ट डिफरेंट आ रहे होंगे। किसके बेस पे, आपके वीडियो चॉइसेस के बेस पे। आप पहले मशीन को ट्रेन किया, फिर रिकमेंडेशन किया। ठीक है, आप किसी गाने का बीच का कोई पार्ट अगर डाल दोगे, गूगल पे सर्च करोगे, तो आपको गाना डिस्प्ले हो जाएगा इमीडिएटली, जबकि आप बीच का पार्ट डाल रहे हो। जहां पे YouTube पे मान लिया डाला, YouTube पे जिसने अपलोड किया था वो गाना, उसने उस सॉन्ग में जो है वो कैरेक्टर्स या वो टेक्स्ट डाला ही नहीं था जो आपने सर्च किया है, फिर भी वो सॉन्ग सर्च हो जाएगा। तो कैसे सर्च हो रहा है, पहले आपसे पहले लाखों लोगों ने वो गाना सर्च किया था और फाइनली उसको रिकमेंड किया था कि कौन सा गाना वो ढूंढ रहे थे। तो मशीन ट्रेन हुई, फिर रिकमेंडेशंस आने स्टार्ट हुए। तो एवरीवेयर देयर इज रिकमेंडेशन, देयर इज मशीन लर्निंग इन द बैकग्राउंड। एवरीवेयर देयर इज प्रेडिक्शन, फोरकास्टिंग आपका। ठीक है, शेयर मार्केट में प्रेडिक्शन की बात करें या हम वेदर प्रेडिक्शन की बात करें, हर जगह जहां भी प्रेडिक्शन है, या आप इंडस्ट्री में प्रेडिक्शन की बात करो, फोरकास्टिंग की बात करो, हर जगह डेटा साइंस बैकग्राउंड में चल रहा है। राइट, ठीक है, कोई डाउट है और कोई क्वेश्चन? तो क्या आपके एप्लीकेशंस, आप पूछ रहे थे बिजनेस एनालिस्ट के क्या एप्लीकेशंस हैं, तो जितने भी आपके एप्लीकेशन मैंने डेटा साइंस से रिलेटेड बताया वो सारे BA के भी एप्लीकेशंस हैं, क्योंकि पहले हर एप्लीकेशन में बैकग्राउंड में डेटा की नीड है। तो इंडस्ट्री में अगले साल कितने एम्प्लॉय हायर करने हैं, किस सैलरी बैंड के हायर करने हैं, ये सब पहले डेटा एनालिस्ट पहले कुछ इनसाइट्स निकाल के डेटा साइंटिस्ट को देगा, फिर डेटा साइंटिस्ट के आगे मशीन लर्निंग एल्गोरिथम लगाएगा और फिर आपको रिकमेंडेशंस करेगा। राइट, या और कोई क्वेश्चन? आपका कोई क्वेश्चन? खड़े हो जाओ। सर AI क्या इफेक्ट करे? AI क्या इफेक्ट करे? कौन बात? बैठ जाओ। देखो, AI या मशीन लर्निंग का काम क्या है, रिप्लेसिंग मैन विथ मशीन्स। ठीक है, आदमी को मशीन से रिप्लेस करना। तो AI ऐसा नहीं आज ही आया, 5 साल 10 साल से तो हम लोग सुनते आ रहे हैं सब लोग। ठीक है, तो क्या ऑलरेडी कुछ डोमेन्स रिप्लेस हुए हैं AI के थ्रू? क्या मैन रिप्लेस हुआ है मशीन से? मशीन का मतलब यहाँ पे सॉफ्टवेयर, मशीन लर्निंग एप्लीकेशंस की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो बताओ कुछ डोमेन्स जहाँ पे मैन ऑलरेडी रिप्लेस हुआ है मशीन से। इंडस्ट्री में कुछ ऐसे डोमेन्स बताओ मुझे, एग्जाम्पल।
वेरी गुड, डेटा एंट्री की जॉब है, ठीक है। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में क्या है, बहुत सारी जगह जो है डेटा को डिजिटलाइज किया जा रहा है। तो पहले क्या था, डेटा एंट्री वाला बंदा डेटा को पढ़ पढ़ के टाइप करता था, एंट्री करता था, ठीक है। अभी क्या है, हमारे पास इमेज स्कैनर्स आ गए जिनके अंदर बैकग्राउंड में मशीन लर्निंग एल्गोरिथम लगे हुए हैं, जो क्या करते हैं, इमेज को स्कैन करेंगे, उसके अंदर डेटा को रीड करके आपको, आप गूगल लेंस यूज करते होगे अपने उसमें मोबाइल में, ठीक है, तो आपको स्कैन की इमेजेस में से डेटा को निकाल के आपको टेक्स्ट को टाइप करके दे देंगे, राइट। और कोई एग्जांपल्स, डेटा एंट्री बहुत बड़ा दुनिया का फील्ड था। इंडिया में यूएस से और डिफरेंट लोकेशन से आपकी स्कैन इमेजेस आती थी इंडिया में, यहाँ डेटा एंटर होता था, मैनुअली टाइप होता था, फिर वापस जाता था उनके सर्वर्स पे। तो वो काम काफी ज्यादा रिड्यूस हुआ है। और वेरी गुड, कंटेंट क्रिएशंस में कंटेंट राइटर्स की जॉब काफ़ी ख़त्म हो गई हैं, खतरे में है। चैट जीपीटी, ऐसे बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर वेबसाइट्स हमारे पास आ गई हैं, रेडीमेड इमेजेस बन जाती हैं आपके पास, रेडीमेड वीडियोस बन जाती हैं आपके पास, तो ये सारी जॉब्स आपकी गई हैं। एडिटिंग भी, वेरी गुड, हाँ जी। ड्राफ्ट, बिल्कुल, आप जो है ड्राफ्ट करते हो। बेटा आप बताओ कोई एग्जाम्पल, जिसको ज़्यादा नींद आ रही है उसको मैं उठाता रहूँगा बीच बीच में। गूगल ने पाइथन, आप पढ़ो उस पूरे न्यूज़ को ना, पूरा नहीं पढ़ा आपने, ध्यान से पढ़ो, वो तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। गूगल फायर्ड पाइथन टीम, देखो नीचे आ भी रहा है रिकमेंडेशन में, ठीक है, पूरा पढ़ो इसको। The company witnessed cuts in Python section and the entire team was laid off owing to Google plan to reduce cost by hiring, ठीक है, हायरिंग फॉर चीप लेबर। तो उसका प्लान क्या है, इंडिया में, फिलीपींस में, ऐसी कंट्री में पाइथन टीम हायर करने का, वो अपना प्लांट इंडिया में सेटअप कर रहे हैं, ठीक है। तो जो है अब अपॉर्चुनिटी इंडिया में आने वाली है, विच वुड एक्ट एज चीप। ऐसा नहीं बोला कि उन्होंने कॉस्ट रिड्यूस करी है, उन्होंने लेबर कॉस्ट को चीप किया है, ठीक है। तो इसलिए द कंपनी विटनेस रिसेंट कट्स पाइथन टू रिड्यूस कॉस्ट बाय हायरिंग लेस एक्सपेंसिव लेबर, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। आउटसाइड द यूनाइटेड स्टेट्स, फ्री प्रेस, जो काम यूएस में एक डेवलपर $200 लेता है, इंडिया में वही डेवलपर उसी कैपेबिलिटी का $50 लेता है। तो वर्ल्ड का जितना भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का काम है वो सारा इंडिया में आता है। एक्चुअल में इंडिया में बहुत सारी आईटी जॉब्स है, ठीक है। क्यों ऐसा है, क्योंकि आपकी मैन पावर जो है, हम बोलते हैं चीप मैन पावर प्लस स्किल्ड मैन पावर का जो कॉम्बिनेशन है, वर्ल्ड में हाईएस्ट इंडिया में है। मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में नहीं होती, सारी चाइना में होती है। क्यों नहीं होती इंडिया में? अभी बीच में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ी है इंडिया में, पहले क्यों नहीं होती थी, क्या रीजन था बताओ? अभी सैमसंग ने दुनिया की सबसे बड़ी मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाई है नोएडा में, वर्ल्ड की सबसे बड़ी मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, ठीक है। तो अब आ रहा है, लेकिन पहले नहीं था, 5 साल से 7 साल से आ रहा है। रीजन क्या है? नहीं, लो लेबर कॉस्ट नहीं है रीजन। रीजन क्या है, अब आ रहा है, पहले नहीं था। रीजन क्या है? क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग का, लेकिन सॉफ्टवेयर का हमेशा से काम आता है। सर्विस इंडस्ट्री हमेशा दुनिया में नंबर 1 रही है इंडिया, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग नहीं रही, अभी भी नहीं है, अभी भी बहुत पीछे है दूसरी कंट्री से मैन्युफैक्चरिंग में। रीजन क्या है? इंडिया की पॉलिटिक्स, ठीक है। अगर आपको ठीक है एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाना है तो हेल लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट करना है, $1 बिलियन और इधर $1 मिलियन, 100 टाइम्स का डिफरेंस है कॉस्ट में। अगर आपको मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाना है बहुत बड़ा, आपको पहले लैंड चाहिए है जो कि बहुत हाई कॉस्ट है, बहुत बड़ी बड़ी मशीनरी चाहिए है, और एक मशीनरी नहीं, लैक्स ऑफ मशीनरी एक साथ जब डेवलप होती है, फैब्रिकेट करती हैं, मैन्युफैक्चर करती है, तो कॉस्ट रिड्यूस होती है, ठीक है। तो आपके पास बड़ी मशीनरी चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए, और गवर्नमेंट चेंज हुई, नई गवर्नमेंट आई, चलो इस कंपनी को बंद करो। चाइना में सस्ता है, चाइना में सस्ता है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या है, वहाँ पे मोनोपोली है, वहाँ पे क्या है, वहाँ पे डिक्टेटरशिप है, ठीक है। वहाँ पे गवर्नमेंट चेंज नहीं होनी है, पॉलिसी उतनी चेंज नहीं होनी है, ठीक है। तो यहाँ पे प्लांट लगाना, एक बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाना है, वेरी बिग एक्सपेंसिव अफेयर एज कम्पेयर टू स्टार्टिंग अ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी। कंपनी एक जो है बिल्डिंग रेंट पे ली, सॉफ्टवेयर डेवलपर हायर किए, काम शुरू हो गया, कल को बंद हो गया काम, सारा काम सर्वर्स पे हो रहा है फिलीपींस में, किसी दूसरी सस्ती कंट्री में, ठीक है। दोबारा से मैन पावर हायर की, और जहाँ काम रुका था वहीं से आगे स्टार्ट कर दिया। तो इसलिए सर्विस इंडस्ट्री का जितना काम है वो सारा इंडिया में आता है, और मैन्युफैक्चरिंग का काम इंडिया से जाता है, और सर्विस इंडस्ट्री इज हाईली इम्पैक्टेड बाय मशीन लर्निंग एंड एआई। डॉक्टर्स यूएस में आर गेटिंग बीइंग रिप्लेस्ड बाय द मशीन लर्निंग, ठीक है। पहले हम लोग क्या करते थे,
इंडिया में आयुर्वेदिक डॉक्टर होते थे, आपकी नब्ज देख के आपका चेहरा पढ़ के बता देते थे आपको क्या बीमारी है। अभी क्या होता है, आप डॉक्टर के पास जाओगे, आप सिम्टम्स बताओगे आपको प्रॉब्लम क्या फील हो रही है, उसके बेस पर डॉक्टर बोलेगा अच्छा ये टेस्ट करा लो, उस टेस्ट की रिपोर्ट को स्टडी करेगा। अभी ये सारा काम, इसके लिए रेडीमेड मोबाइल ऐप्स आ गई हैं। आपके मोबाइल में ऐप है, आप बोल के या आप टाइप करके बताओ मुझे ये नोजिया है, कफ है, कोल्ड है, ठीक है, वो बोलेगा आपको या तो ठीक है ये बीमारी है, या फिर बोलेगा ये टेस्ट करा लो। टेस्ट कराया आपने, ऑनलाइन बुक किए, घर पे आया बंदा, टेस्ट हो गया, रिपोर्ट सारी सिंक हो जाएंगी उस ऐप के साथ। उसके बाद वो रिकमेंड कर देगा आपको ये बीमारी है, 1mg.com टाइप की वेबसाइट है, घर पे मेडिसिन आ जाएगी। तो डॉक्टर्स जो इतना बड़ा दुनिया का सबसे बड़ा हेल्थ केयर डोमेन, इतना बड़ा डोमेन, वर्ल्ड का सबसे बड़ा डोमेन है, दैट इज गेटिंग बीइंग रिप्लेस्ड बाय द मशीन लर्निंग। ठीक है, तो सर्विस इंडस्ट्री आपने जो है दुनिया का सबसे बड़ा, जो सबसे बड़े ठीक है, सर्विस इंडस्ट्री में इंडिया में जो हाईएस्ट जॉब्स थी वो डेटा कॉल सेंटर्स की जॉब्स थी, दैट इज बीइंग इम्पैक्टेड बाय मशीन लर्निंग एआई। अब आपके रेडीमेड चैटबॉट्स आ गए हैं जो आपको, जहाँ पे फिजिकल ह्यूमन मैन पावर की नीड नहीं है, आपको मशीन से ही सारा काम हो रहा है। ठीक है, तो दैट इज द टारगेट ऑफ मशीन लर्निंग, रिप्लेसिंग मैन विद मशीन्स। लेकिन ऐसा नहीं है कि जॉब्स रिड्यूस तो हो रही हैं, लेकिन आईटी में अकॉर्डिंगली जॉब्स ड्रेस्टिकली बढ़ भी रही हैं। ठीक है, तो ऐसा भी है कि आजकल ऐसे प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं जिनके थ्रू आप ML AI का यूज करके आप जो है कोड डेवलप करके आपको दे देते हैं, लेकिन उसके पीछे भी आपको जो है मैन पावर की नीड है उन कोड्स को बनाने के लिए भी, और फिर पूरा कोड कभी डेवलप नहीं हो सकता, और फिर आपको ह्यूमन इंटरवेंशन तो उसमें चाहिए ही चाहिए। राइट, हाँ जी, एनीथिंग एल्स, और कोई क्वेश्चन है किसी का? हाँ मैं बताता हूँ अभी, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, एनी क्वेश्चन? पाइथन, डेटा एनालिटिक्स, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, इसमें कोई डाउट है किसी का? नो, ठीक है, राइट। तो ये हमने एक बेसिक आइडिया लिया कि हमें जाना तो है, और ऐसे डोमेन में जाया जाए जो कभी रिप्लेस नहीं होगा, क्योंकि एआई का काम है मैं ह्यूमन को रिप्लेस करना, पर हम तो खुद एआई में ही काम कर रहे हैं। राइट, ठीक है, तो डोमेन काफ़ी ग्रोइंग डोमेन है। देन हमारे पास आता है फुल स्टैक डेवलपमेंट का डोमेन। ठीक है, तो कुछ प्रोजेक्ट्स मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे पाइथन में किस टाइप के प्रोजेक्ट्स आप बना सकते हो। एक वर्चुअल असिस्टेंट का प्रोजेक्ट है, ये मेरी तरह गुड मॉर्निंग नहीं बोलता है, गुड आफ्टरनून बोल रही है लेडी। ठीक है, तो गुड आफ्टरनून बॉस, आई एम योर वर्चुअल असिस्टेंट, हाउ मे आई हेल्प यू। दोबारा से रन करता हूं मैं। सर्च कोविड-19 ऑन विकिपीडिया। Contagious disease caused by the coronavirus SARS-CoV-2. The first known case was identified in Wuhan, China, in December 2019. ठीक है, तो वर्चुअल असिस्टेंट है, इसको आप कोई कमांड दे रहे हो, सबसे पहले ये क्या कर रहा है, इस एप्लीकेशन में वर्चुअल असिस्टेंट आप लोगों ने यूज़ किए होंगे मोबाइल में, घर पे एलेक्सा वगैरह। ठीक है, तो हमारे पास क्या कर रहा है, ये सबसे पहले जो मैं वॉइस कमांड दे रहा हूँ ये इस में सिस्टम में एक डिजिटल फॉर्म में रिट्रीव हो रही है। तो मेरी जो एप्लीकेशन है उसने मेरे कंप्यूटर के माइक से इंटरफेस हुआ, वो मेरा सिस्टम सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो है। ठीक है, जो मैंने वॉइस कमांड दी वो वॉइस कमांड एक डिजिटल डेटा में मेरे कंप्यूटर में मेरे सॉफ्टवेयर के पास पहुंचा, उस डिजिटल डेटा को इंग्लिश में इसने कन्वर्ट किया। ये पहले देखिए कि कौन सी लैंग्वेज में मैंने बोला, इंग्लिश में बोला तो इंग्लिश, पंजाबी में बोला तो पंजाबी, उसको कन्वर्ट किया। उसके बाद क्या हुआ, ये कन्वर्जन किसके अंदर आया, वॉइस टू टेक्स्ट कन्वर्जन के अंदर आया। ठीक है, वॉइस टू टेक्स्ट कन्वर्जन हो गया। फिर उसके बाद उस टेक्स्ट में सर्च किया कि मैंने कमांड क्या दिया, मैंने बोला सर्च कोविड-19 विकिपीडिया, तो इसने देखा अच्छा विकिपीडिया है इसके अंदर, तो विकिपीडिया सर्वर पे गया मेरी सिस्टम से, उस सर्वर पे कोविड-19 भेजा, वहां से कोविड-19 के मल्टीपल पेजेस थे, जो बेस्ट पेज मिला उसके टॉप 2 सेंटेंसेस निकाल के मेरी मशीन पे लेके आया। जब वो मेरी मशीन पे आ गए तो उसके बाद फिर मेरे कंप्यूटर के स्पीकर को कनेक्ट किया, और जो मेरे पास टेक्स्ट डेटा इंग्लिश में आया उसको फिर प्ले कर दिया मेरे स्पीकर के ऊपर। राइट, तो ये हमारा वर्चुअल असिस्टेंट का रोल है। कोई और एप्लीकेशन और रिक्वेस्ट कर देते हैं, आप लोग को नींद आ रही है तो थोड़ा सा कोई जो है अच्छी सी कमांड दे देते हैं।
May I help you? Play some old songs for me. डिफ़ॉल्ट ऐप सिलेक्टेड नहीं है, मैं डिफ़ॉल्ट ऐप सिलेक्ट कर लेता हूँ। कौन सा गाना है? गैस करो, थोड़ी नींद खुलेगी। राइट, ठीक है, खुल गई नींद। चलिए आगे चलते हैं फिर। तो कमांड हम देंगे, वर्चुअल असिस्टेंट है, कितनी लाइन का कोड है, कितनी लाइन का कोड होना चाहिए लगभग? अराउंड, देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग इन आवर सेशन, ठीक है। 50 to 100, वेरी गुड, ठीक है। तो अगर मैं नंबर ऑफ लाइंस के कोड की बात करूँ तो 77 लाइन्स है, इसके बीच में कुछ कमेंट्स या फिर ब्लैंक लाइंस भी हैं, तो अराउंड 70 लाइन्स का कोड है, ठीक है। अराउंड 70 लाइन्स के कोड में हमने पूरा वर्चुअल असिस्टेंट बनाया हुआ है। सारी फीचर्स नहीं है, कुछ सिलेक्टेड फीचर्स हैं वर्चुअल असिस्टेंट के, राइट। लेकिन जो मेजर फीचर है वॉइस टू टेक्स्ट, टेक्स्ट टू वॉइस, वो आपकी हो चल रही है इसमें, राइट, ठीक है। तो ये हमारे पास है, इस तरह से ये एक प्रोजेक्ट है। ऐसे ही एक ये नोटपैड का प्रोजेक्ट है, ठीक है। तो कोई भी एप्लीकेशन, पाइथन क्या कर रहा है, डिफरेंट डोमेन्स को कैप्चर कर रहा है। तो आपको विंडोज एप्लीकेशन बनानी है, विंडो एप्लीकेशन है, नोटपैड आपके पास पहले से आती है, पर इस नोटपैड का नाम क्या लिखा हुआ है, अभिषेक नोटपैड। तो अभिषेक ने बनाया इसको, राइट। तो ये नोटपैड है, किस में बना है, पाइथन में बना है, ठीक है। तो कोई भी एप्लीकेशन, आप पूरा पाइचैम, आप पूरा ब्राउजर, ठीक है, बनाना चाहते हो, आप MS वर्ड बनाना चाहते हो, ऐसी फीचर्स बनाना चाहते हो, या फिर कोई वेब एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन, कुछ भी बन सकता है पाइथन में, राइट। तो मैंने लिखा वेलकम टू सेटपा, ठीक है। तो नॉर्मल जो नोटपैड होता है उसमें टेक्स्ट का कलर चेंज नहीं होता, पर इसमें हमने कलर चेंजर भी लगा रखा है। मैंने कलर दे दिया से रेड, ओके, तो टेक्स्ट का कलर रेड हो गया। तो इस तरह से आप जो है अपना खुद का कोई भी एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हो। लैंग्वेज ट्रांसलेटर भी मैंने आपसे डिस्कस किया था, ठीक है। ये लैंग्वेज ट्रांसलेटर जिसमें GUI भी यूज हो रहा है, कंसोल नहीं, GUI। तो आप लिखा गुड मॉर्निंग, हिंदी में कन्वर्ट करना है, पंजाबी में शुभ सवेर, जर्मन, रशियन समझ में आएगी नहीं, फ्रेंच, ठीक है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। और काम करना, GUI में काम करना, ये सब के लिए रेडीमेड लाइब्रेरीज हैं। अब ये कोड कितनी लाइंस का है, तो अराउंड 30-35 लाइंस का कोड है, राइट। जावा में लिखोगे, जावा में भी वैसे अब लाइब्रेरीज आ रही हैं, ठीक है। तो आपको अराउंड 100 लाइंस में हो जाएगा अगर लाइब्रेरी आपको मिल जाती है तो, ठीक है। और इसमें डायनेमिक प्रोग्रामिंग यूज हुई है। अगर आप इसमें लैंग्वेज, नंबर ऑफ लैंग्वेज 100 भी कर दोगे तो भी आपका कोड बहुत ज़्यादा लेंथियर नहीं होगा, तो डायनेमिक प्रोग्रामिंग से होता है, ठीक है। तो दिस वे लाइक यू कैन क्रिएट दी प्रोजेक्ट्स इन पाइथन, ठीक है। चलिए या प्लीज। Google has everything, it's translator also, it's assistant also. Then why do you use Python additionally for all these activities? Okay, right. Because these are the libraries actually, ठीक है। जैसे मैंने लिखा कि import math, ठीक है, या import Google Trans, import PyTTS X3,
पाइथन टेक्स्ट टू स्पीच लाइब्रेरी, ठीक है। तो ये लाइब्रेरीज हैं, इसके अंदर रेडीमेड फंक्शंस हैं, लेकिन आपकी जो एप्लीकेशंस की नीड है वो वर्सेटाइल है। व्हाट यू नीड, अब रेडीमेड क्या अवेलेबल है, एलेक्सा अवेलेबल है, जो क्या करता है आपके वॉइस डेटा को रिट्रीव करता है और उसको कन्वर्ट करके आपका जो है ठीक है आपके अकॉर्डिंग आपकी जो आपकी रिक्वेस्ट है उसको एग्जीक्यूट कर देता है। लेकिन आपको क्या चाहिए कि आप चाहते हो कि ऐसी हार्डवेयर बनाना, ठीक है, आप पाइथन अगर सीखोगे तो आप विद इन 2-3 आवर्स एक ऐसा एप्लीकेशन बना दोगे कि आप उसको रिक्वेस्ट करोगे हिंदी में डेटा रिट्रीव करेगा, जर्मन में कन्वर्ट करेगा, फिर जर्मन में बोल के दिखाएगा, ठीक है। तो अगर आपको एज ए ट्रांसलेटर किसी जगह पे आप या चाइना से, जर्मनी से, कहीं से कुछ लोग आ रहे हैं और आपको उनसे कम्युनिकेट करना है, तो आपको एक ऐसी एप्लीकेशन ऐसी की जरूरत पड़ेगी कि आप बोलो हिंदी में या इंग्लिश में, उसके पास मैसेज जाए जर्मन में, वो बोले जर्मन में और आपके पास मैसेज आए इंग्लिश या हिंदी में। तो पहले क्या होता था, 2-2, 3-3 लाख रुपए सैलरी लेते थे ऐसे लोग जिनको 2-2, 3-3 लैंग्वेज आती थी, एज ए ट्रांसलेटर, ह्यूमन ट्रांसलेटर का काम करते थे। आप ऐसी एप्लीकेशन बना सकते हो पाइथन में बहुत आसानी से। तो आपकी जो रिक्वायरमेंट है इंडस्ट्री की वो बड़ी वर्सेटाइल होती है। और जो गूगल ने कोई एलेक्सा बनाया तो अमेजोन भी चाहता है मैं भी एक ऐसी एप्लीकेशन बना दूं, अमेजोन ने एलेक्सा बनाया तो आपका जो है गूगल चाहता है मैं भी कोई ऐसा हार्डवेयर डेवलप कर दूं, कोई तीसरी, चौथी, पांचवी, मल्टीपल कंपनी चाहते हैं और हर कंपनी चाहती है मैं उसके अंदर कुछ नई फीचर्स ऐड कर दूं। तो फीचर्स के लिए रेडीमेड चीज़ें अवेलेबल है, पर उन सबको क्लब करके आपको एक प्लेस पे लाना होगा, उन फीचर्स को कनेक्ट करना होगा, तब आप एप्लीकेशन को डेवलप करोगे, ठीक है। तो लाइब्रेरीज हैं, उन लाइब्रेरीज को यूज करके एप्लीकेशन को बनाना आपका काम है। फिर इवन जब आपको एक्सपीरियंस हो जाता है तो जो रेडीमेड एल्गोरिथम्स बने हुए हैं मशीन लर्निंग के अंदर वो कई बार बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं देते, तो आपको खुद एल्गोरिथम के अंदर जाके कोड को चेंज करना पड़ता है, कई बार ऐसा भी होता है, राइट, ठीक है। या एनीथिंग एल्स, एनी क्वेश्चन, और कोई डाउट है किसी का? मुझे अपने सेटपा में CRM बनाना है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट बनाना है, मेरी रिक्वायरमेंट अलग हो सकती है, मेरे साथ कोई दूसरी कंपनी है, ठीक है, आपकी LPU लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी है, वो भी स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम बनाती है, उसकी भी स्टूडेंट इंक्वायरी सिस्टम है, पर उसकी रिक्वायरमेंट अलग हो सकती है। तीसरी यूनिवर्सिटी की कस्टमाइज अलग रिक्वायरमेंट हो सकती है, तो जो फीचर्स हैं वो आपके CRM की अलग अलग हो सकती हैं, उसके अकॉर्डिंग हम लोग कस्टमाइज एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग डेवलप करते हैं। तो जो SAP आता है मार्केट में रेडीमेड ERP, उसमें भी बहुत सारे कस्टमाइजेशन के रेडीमेड फीचर्स आते हैं। नहीं तो SAP इंडस्ट्री में कितना यूज होता होगा, 10%, 20% कंपनी SAP यूज करती होंगी, ऐसे ERP यूज करती होंगी, 70-80% कंपनी खुद अपने ERP बनवाती हैं। क्यों? क्योंकि हर कंपनी की अपनी अलग कस्टमाइज रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उनका अपना अलग प्रोसेस होता है इंडस्ट्री के अंदर, ठीक है। हाँ जी, एनीथिंग एल्स, एनी क्वेश्चन? नो, ठीक है, चलिए। तो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट फुल स्टैक डेवलपमेंट। फुल स्टैक डेवलपमेंट, फुल स्टैक डेवलपमेंट मीन्स आपको डेवलपर बनना है, लेकिन एंड टू एंड डेवलपर बनना है। तो फुल स्टैक डेवलपमेंट में आपको किन किन चीजों की रिक्वायरमेंट है? नंबर वन फ्रंट एंड, बैक एंड, फ्रंट एंड, बैक एंड, डेटाबेस, क्लाउड, टेस्टिंग, सिक्योरिटी, ठीक है। तो एक्चुअली ये फुल स्टैक डेवलपमेंट है, लेकिन एज अ फ्रेशर अगर मैं फुल स्टैक डेवलपर्स की बात करूं तो किन चीजों की नॉलेज होनी चाहिए आपको एज अ फ्रेशर? ठीक है, फुल स्टैक डेवलपमेंट का मतलब है कि आपको 3 डोमेन्स आने चाहिए, ठीक है। एज अ फ्रेशर आपको 3 डोमेन्स की नॉलेज चाहिए, फ्रंट एंड डेवलपमेंट की, बैक एंड डेवलपमेंट की और डेटाबेस डेवलपमेंट की, ठीक है। तो फ्रंट एंड डेवलपमेंट, व्हेन यू ओपन अ ब्राउजर, ठीक है, आपने एक ब्राउजर ओपन किया, इस ब्राउजर के अंदर आपके पास, ठीक है, वेबसाइट है setpatechnologies.com। तो सेटपा जो है 3 वर्टिकल्स में वर्क करता है। नंबर 1 ट्रेनिंग्स में, जो आप लोग को पता है, ठीक है, रिटेल ट्रेनिंग्स में, कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स में, अभी हम लोगों ने रिसेंटली सैमसंग में 400 एम्प्लॉयज की ट्रेनिंग कराई है। देन वी आर इनटू गवर्नमेंट फंडेड ट्रेनिंग्स ऑल्सो। तो हमारे 3 वर्टिकल्स हैं ट्रेनिंग के अंदर। इसके अलावा दूसरी हमारी जो सर्विसेज हैं
सेटपा की डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज हम लोग एजेंसीज को देते हैं, ठीक है। अगर कोई अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज कराना चाहता है, गूगल में, गूगल एड्स में इन्वेस्ट करना चाहता है, तो उसके लिए हम लोग सपोर्ट देते हैं। थर्ड हमारा वर्क है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का, और उसके बाद मोबाइल ऐप वेब डेवलपमेंट, और फिफ्थ हमारा वर्क जो है वो आपका रिक्रूटमेंट्स का और डेटाबेस सर्विसेज का वर्क है। तो रिक्रूटमेंट्स में हम लोग आरपीओ, रिक्रूटमेंट प्रोसेस जैसे आपका बीपीओज होते हैं वैसे आरपीओज होते हैं। किसी कंपनी के एचआर प्रोसेस को आउटसोर्स करना है, उसके लिए रिक्रूटर्स कहीं दूसरी जगह हायर करने हैं, यूएस में सपोर्ट करना है, इंडिया में रिक्रूटर्स डिप्लॉय करने हैं, तो ये सारे काम हम लोग करते हैं, ठीक है। रिक्रूटमेंट प्रोसेस आउटसोर्सिंग या रिक्रूट प्रोसेस आउटसोर्सिंग, ठीक है। बीपीओ बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, आरपीओ रिक्रूटमेंट प्रोसेस आउटसोर्सिंग। तो कंपनी में जो हायरिंग्स होती हैं, यूएस में यूएस टू यूएस हायरिंग होती है, इंडिया में naukri.com डेटाबेस यूज होता है, तो यूएस में मॉन्स्टर और ऐसे और भी डेटाबेसेस अवेलेबल हैं, पॉपुलर डेटाबेस। तो यहाँ पे इंडिया में हम लोग को परचेज करते हैं, यहाँ पे हम इंडिया में रिक्रूटर बैठाते हैं, कंपनी की रिक्वायरमेंट आती है कि मुझे एक वेब डेवलपर चाहिए यूएस में, तो यहाँ से हम यूएस के कैंडिडेट से कनेक्ट करते हैं, फिर उनका इंटरव्यू शेड्यूल करते हैं, इंटरव्यू लाइनअप करते हैं, जब बच्चा सेलेक्ट होता है तो फिर उनको उनके पेरोल पे या सेटपा के पेरोल पे वहाँ डिप्लॉय करते हैं। ये सब आपका आरपीओ के अंदर आता है, ठीक है। तो इस तरह के वर्क हम लोग करते हैं। नंबर 1 ट्रेनिंग्स, नंबर 2 सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, नंबर 3 डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, नंबर 4 डेटाबेस सर्विसेज, नंबर 5 रिक्रूटमेंट्स एंड आरपीओ, जहाँ पे हम मैन पावर देते हैं। तो मैन पावर में जो हमारे क्लाइंट्स हैं, अगर मैं ये सारे सर्विसेज में जो क्लाइंट्स की बात करूँ तो हमारे जो कुछ क्लाइंट्स हैं जैसे सैमसंग, अभी मैंने बताया हम लोग ट्रेनिंग के लिए हमारा क्लाइंट है। मदरसन में हम लोग मैन पावर देते हैं, तो मदरसन में हमारी काफ़ी सारे कैंडिडेट्स डिप्लॉय होते हैं, हमारे स्टूडेंट्स के लिए भी हम लोग अपॉर्चुनिटी बुलाते हैं मदरसन की, और वैसे भी, ठीक है। तो जैसे ही मदरसन से मेल आया हुआ है बैलेंस कंफर्मेशन का मदरसन का, ठीक है, कि जो है कितना बैलेंस है ये हमें बताना है। ऐसे ही मल्टीपल जो रिक्वायरमेंट्स हैं मदरसन पे हम लोग काम करते रहते हैं, ठीक है। मदरसन है, इसके अलावा डेलॉयट है, देन कैडेंस, शायद आप लोगों ने नाम सुना होगा, काफ़ी बड़ी इलेक्ट्रॉनिक्स की VLSI एम्बेडेड डिज़ाइनिंग की कंपनी है, तो ये हम लोग की क्लाइंट है। आइरिस सॉफ्टवेयर बहुत बड़ी कंपनी है। कोफोर्स, NIT टेक्नोलॉजी, पहले NIT टेक्नोलॉजी नाम था इस कंपनी का, अभी कोफोर्स हो गया है। IRCTC सुना होगा आप लोगों ने नाम, तो IRCTC, DFCCIL, ये तीनों रेलवे की कंपनीज है। इरकॉन, DFCCIL, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो इन तीनों कंपनीज के लिए हम लोग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का वर्क करते हैं, ठीक है। तो जब भी आपको कोई सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करना होता है तो सबसे पहले जो व्यू आपको सामने दिखाई दे रहा है डेटा के आपकी वेबसाइट के ऊपर, उसको हम फ्रंट एंड बोलते हैं। तो आपको फ्रंट एंड डेवलपमेंट करना होता है। तो फ्रंट एंड डेवलपमेंट में आपके पास जो टेक्नोलॉजीज यूज होती हैं, सबसे पहले लैंग्वेज में HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, jQuery और बूटस्ट्रैप, ये तो मिनिमम है। ये सब मिलके क्या बनता है, इसको हम वेब डिजाइनिंग बोलते हैं। तो सेटपा में एक कोर्स है वेब डिजाइनिंग का, जिसके अंदर आप ये सब्जेक्ट्स पढ़ते हो। 6 वीक्स के अंदर वेब डिजाइनिंग का कोर्स होता है, राइट। उसके बाद फ्रंट एंड डेवलपमेंट के अंदर आप क्या पढ़ते हो, कोई फ्रेमवर्क स्टडी करते हो। तो फ्रेमवर्क में सबसे पॉपुलर फ्रेमवर्क है रिएक्ट, नंबर 2 एंगुलर, ठीक है, नंबर 3 व्यू, वेरी गुड, ठीक है, नंबर 4 नेक्स्ट, ठीक है। ऐसे हमारे पास जो है मल्टीपल फ्रेमवर्क्स अवेलेबल है, राइट। तो रिएक्ट JS जो है जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क है, फ्रंट एंड में हम ये यूज करते हैं। ये सारा पार्ट पढ़ने के बाद आप बैकएंड में आते हो, तो बैकएंड में आपको कोई लैंग्वेज की नीड होती है। बैकएंड मतलब सर्वर पे जो प्रोग्रामिंग आपकी चल रही होती है, सर्वर साइड पे प्रोग्रामिंग, ठीक है। जो फ्रंट एंड है वो आपके कंप्यूटर में रन हो रहा होता है और बैकएंड सर्वर पे रन हो रहा होता है। तो इसके लिए लैंग्वेजेस कौन कौन सी हैं, सबसे पॉपुलर जावा है, नंबर 2 MongoDB डेटाबेस है, पाइथन है, C# है जिसके अंदर आप .NET को यूज कर लेते हो, ठीक है, PHP है और पाइथन है, ठीक है। बैकएंड में जब आप पाइथन यूज करते हो तो साथ में आपको बैकएंड का फ्रेमवर्क कोई ना कोई चाहिए होता है, Django आप साथ में यूज कर लेते हो, ठीक है। ये आपके पास बैकएंड है, डेटाबेस, Oracle, MySQL, SQL सर्वर या फिर MongoDB, कैसेंड्रा सर्वर, ऐसे बहुत सारे डेटाबेसेस आपके पास अवेलेबल है, ठीक है। तो इनमें से कोई एक डेटाबेस आप यूज करोगे, एनी वन। इनमें से कोई एक लैंग्वेज आप यूज करोगे, एनी वन। इवन यहाँ पे
नोड भी आप यूज कर सकते हो, नोड जेएस जो है बैकएंड की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है, एनीवन। और इसमें आपको ये सारे पढ़ने ही पढ़ने हैं ऑल। वेब डिजाइनिंग 6 वीक्स। तो अगर आपको फुल स्टैक डेवलपर का कोर्स करना है तो आपको वेब डिजाइनिंग कितने वीक्स का, 6 वीक्स पढ़ना पड़ेगा। अगर आपको साथ में आपको रिएक्ट अराउंड 6 वीक्स का सिलेबस है वो स्टडी करना होगा। बैकएंड में आप अगर नोड जेएस पढ़ लेते हो प्लस मोंगोडीबी तो आप अराउंड 6 वीक्स में कर सकते हो। लेकिन अगर आप जावा पढ़ते हो तो अराउंड 6 मंथ्स, 3 मंथ्स टू 6 मंथ्स का कोर्स अवेलेबल है। तो अगर आपको फुल स्टैक डेवलपर बनना है अच्छे से तो 6 मंथ्स आपको अराउंड स्पेंड करने होंगे, तो आप फुल स्टैक डेवलपर बन सकते हो। और अगर आपको डेटा साइंटिस्ट बनना है तो भी आपको अराउंड 6 मंथ्स का टाइम देना होगा, अगर आपको यू वांट टू बिकम अ गुड डेटा साइंटिस्ट, ठीक है। या हाँ जी। सो अगर आपको वेब डेवलपर बनना है, जब दुनिया में सबसे ज़्यादा जॉब्स, अगर आईटी डेवलपमेंट की बात करूं तो उसमें वेब डेवलपर्स की जॉब्स हैं। तो अगर आपको वेब डेवलपर बनना है तो आपको फ्रंट एंड की नॉलेज होनी चाहिए कुछ, फिर बैक एंड की, और साथ में थोड़ा डेटाबेस जो है लगभग 4 वीक्स में अराउंड हो जाता है आपका, ठीक है। अगर आप मोंगोडीबी लोगे साथ में तो ये क्लब हो जाता है, अदरवाइज सेपरेट डेटाबेस आप पढ़ते हो तो सेपरेट आप पढ़ सकते हो, राइट। एनी क्वेश्चन? तो इसमें किस टाइप की एप्लीकेशन बनती है, जितनी भी आप वेब एप्लीकेशंस पर देखते हो, चाहे आपने IRCTC की वेबसाइट यूज़ की होगी, ठीक है, या आप सेटपा की वेबसाइट यूज़ करोगे, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास सेटपा का अपना, जैसे मैंने आपको बोला CRM बना हुआ है, तो ये सेटपा का CRM है, ठीक है। इस तरह से आपका जो है सेटपा का स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम है, सेटपा का लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है, वो सारे आपके, ये सारी क्या एप्लीकेशंस हैं, ये सारी आपकी वेब डेवलपमेंट एप्लीकेशंस हैं जो फुल स्टैक डेवलपर्स बनाते हैं, राइट। हाँ जी। एनीथिंग एल्स? एनी क्वेश्चन? डेटाबेस के बेस कौन सा रहता है? MySQL है। देखो, अगर इंडिया में आप काम कर रहे हो तो ज़्यादा जो डेटाबेस है, 2 तरह के डेटाबेस होते हैं। कौन कौन से? रिलेशनल और नॉन रिलेशनल, ठीक है। तो रिलेशनल में जो बेस्ट डेटाबेस है वो MySQL है, ठीक है, और नॉन रिलेशनल में मोंगोडीबी, ठीक है। तो रिलेशनल में क्या होता है, टेबुलर फॉर्मेट में आपका डेटा होता है, टेबल्स की फॉर्म में डेटा रहता है। और नॉन रिलेशनल में अगर आप डेटा साइंस AI वाली दुनिया में जाते हो तो वहाँ पे नॉन रिलेशनल डेटाबेस की जरूरत होती है। लेकिन अगर आप वेब एप्लीकेशन बनाते हो, वेब डेवलपर बनते हो, तो वहाँ ज़्यादा आपको रिलेशनल डेटाबेस से काम चल जाता है, आपका रिलेशनल डेटाबेस बेटर रहता है, ठीक है। तो वहाँ पे आप MySQL यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो अब और फिर आप पूछोगे लैंग्वेज में कौन सी बेस्ट है, तो लैंग्वेज में अगर मैं पॉपुलैरिटी की बात करूँ तो जावा सबसे ज़्यादा पॉपुलर है दुनिया में। लेकिन आजकल जो नया ट्रेंड चल रहा है वो मनस्टैक का चल रहा है। मनस्टैक इज अ फुल स्टैक डेवलपर। मनस्टैक क्या चीज़ है? फुल स्टैक डेवलपर है, ठीक है, जिसके अंदर आपको मनस्टैक प्लस वेब डिजाइनिंग अलग से पढ़नी होती है, तो फुल स्टैक डेवलपर है। फुल स्टैक डेवलपमेंट में मर्न की फुल फॉर्म क्या है? M का मतलब मोंगोडीबी, E का मतलब एक्सप्रेस.js, R का मतलब React.js और N का मतलब Node.js। तो अगर आप नॉन IT या नॉन कंप्यूटर बैकग्राउंड से हो, या आपको प्रोग्रामिंग से थोड़ा सा डर लगता है, आप चाहते हो जल्दी से मेरी जॉब लग जाए, ठीक है, तो फिर आप मनस्टैक पढ़ के भी फुल स्टैक डेवलपर बन सकते हो। क्या फ़ायदा है? अगर आप जावा, पाइथन, PHP के थ्रू फुल स्टैक डेवलपर बनते हो तो आपको पहले तो जावा, पाइथन, PHP कोई लैंग्वेज पढ़नी पड़ेगी, और फिर फ्रंट एंड में JS का मतलब जावास्क्रिप्ट पढ़ना पड़ेगा। लेकिन मर्न में क्या है? मर्न में आपकी जो फ्रंट एंड में रिएक्ट फ्रेमवर्क है ये भी जावास्क्रिप्ट बेस्ड है, और बैक एंड पे जो Node.js है ये भी जावास्क्रिप्ट बेस्ड है। तो एक लैंग्वेज पढ़ने से आप फुल स्टैक डेवलपर बन जाते हो। तो आने वाली दुनिया बोला जा रहा है कि जावास्क्रिप्ट पे शिफ्ट हो रही है। जितनी जो लैंग्वेज आपकी वेब डेवलपमेंट में यूज होती है, डेटा साइंस में नहीं, वेब डेवलपमेंट में जावा, पाइथन, PHP, C#, ये सारी लैंग्वेज अब रिड्यूस होती जाएंगी, इनकी डिमांड जावास्क्रिप्ट इनको टेक ओवर कर लेगी। क्यों? क्योंकि जावास्क्रिप्ट पढ़ के आप केवल जावास्क्रिप्ट से फुल स्टैक डेवलपर आप बन सकते हो। बैकएंड में भी जावास्क्रिप्ट
और फ्रंट एंड में भी जावास्क्रिप्ट। फ्रंट एंड में तो जावास्क्रिप्ट ही जावास्क्रिप्ट की दुनिया है, और बैक एंड में जावास्क्रिप्ट आपकी जो है वो इंट्रोड्यूस हो रही है, जावास्क्रिप्ट बेस्ड फ्रेमवर्क्स पॉपुलर हो रहे हैं। तो आप फुल स्टैक डेवलपर जावा एक लैंग्वेज पढ़ने, और जो कि काफ़ी इजी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज आर मच ईजियर देन दी अदर प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, ठीक है। तो पाइथन भी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, जावास्क्रिप्ट भी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। दोनों लैंग्वेज में आप पढ़ोगे, सिंटेक्स भी काफ़ी कॉमन आता है काफ़ी जगह पे, ठीक है। तो अगर आपको फुल स्टैक डेवलपर जल्दी बनना है तो आप मंथ स्टैक पढ़ लो, ठीक है। 4-5 मंथ्स में आप पढ़ सकते हो आराम से, और आप जो है अच्छे फुल स्टैक डेवलपर बन जाओ, जिसमें एक लैंग्वेज आपने जावास्क्रिप्ट को अच्छे से घोट के पी जाओ, अच्छे से कोर जावास्क्रिप्ट, एडवांस जावास्क्रिप्ट अच्छे से पढ़ लो, फिर आपको कोई दूसरी लैंग्वेज पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है। क्या डिफरेंस होता है जावा और जावास्क्रिप्ट में, कौन बताएगा? हाँ जी बेटा आप बताओ, फ्रंट डेस्क, जावा वर्सेस जावास्क्रिप्ट। नहीं पता? कोई और बच्चा? जावा वर्सेस जावास्क्रिप्ट। एप्पल और पाइनएप्पल में क्या डिफरेंस होता है? लाइक एप्पल वर्सेस पाइनएप्पल, ठीक है। दोनों फ्रूट्स हैं लेकिन कोई सिमिलैरिटी नहीं है। नाम में जावा आ रहा है दोनों में, तो कई बार कंफ्यूजन होता है कि दोनों में कुछ सिमिलैरिटी होगी, नहीं। जैसे पाइथन एक अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, पीएचपी अलग है, जावा अलग है, वैसे ही जावा और जावास्क्रिप्ट तो बहुत ज़्यादा अलग हैं। क्यों? क्योंकि पाइथन और जावा दोनों बैकएंड की लैंग्वेज है, लेकिन जावास्क्रिप्ट मेजरली फ्रंट एंड के लिए बनी थी शुरू में, ठीक है। तो जावा और जावास्क्रिप्ट की आपस में कोई लेन देन नहीं है दूर दूर तक। अलग सिंटेक्स है, अलग सारी आपके जो है नोमेनक्लेचर्स हैं, सब डिफरेंट है जावा और जावास्क्रिप्ट, राइट। हाँ जी, एनीथिंग एल्स, एनी क्वेश्चन, कोई डाउट है? तो क्या प्लान है पढ़ने का? है डेटा साइंटिस्ट का जो रोड मैप है, देखो सबसे पहले नंबर 1 पाइथन। आप जो है सबसे पहले मैं डेटा एनालिस्ट की बात करता हूँ। डेटा एनालिस्ट आप दो तरीके से बन सकते हो, विद प्रोग्रामिंग और विदाउट प्रोग्रामिंग। अगर आपको डेटा एनालिस्ट शुरू में जनरली 80% जॉब डेटा एनालिस्ट की होती है, 20% डेटा साइंटिस्ट की होती हैं, तो देयर आर हायर चांसेस कि आप शुरू में डेटा एनालिस्ट बनोगे, डेटा साइंटिस्ट नहीं बनोगे। लेकिन अगर आपका फ्यूचर में 5 साल 10 साल 2 साल के बाद 1 साल के बाद गोल है कि डेटा साइंटिस्ट बनना है, तो विदाउट प्रोग्रामिंग नहीं बन सकते। डेटा साइंटिस्ट बनना है, एआई में जाना है, तो एमएल में जाना है, तो ओनली थ्रू प्रोग्रामिंग ही आप जा सकते हो, ठीक है। पहला तो ये बेसिक डिफरेंस है। अगर डेटा साइंटिस्ट बनना है तो आपको मशीन लर्निंग एल्गोरिथम लिखने हैं, और वो मशीन लर्निंग एल्गोरिथम आपके प्रोग्रामिंग में ही लिखे जाएंगे, राइट। तो आपको अगर विद प्रोग्रामिंग डेटा एनालिस्ट बनना है तो सबसे पहले क्या पढ़ना होगा आपको? पाइथन, जो कि 6 वीक्स का कोर्स है। फिर आपको डीए यूजिंग पाइथन, 6 वीक्स का कोर्स है। इसके अंदर हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं? इसके अंदर हम लोग स्टैट्स पढ़ते हैं, थोड़ा सा मैथ्स के अंदर एक सब्जेक्ट होता है, प्लस हम लोग क्या पढ़ाते हैं इसमें आपको, इसके अंदर हम आपको डीए की लाइब्रेरीज पढ़ाते हैं, नमपाई, पांडास, मैटप्लोट्लिब, सीबॉर्न, इस तरह की लाइब्रेरीज हम लोग पढ़ाते हैं, ठीक है। फिर आप जो है डेटा एनालिस्ट बन जाते हो विद प्रोग्रामिंग। अगर आपको विद प्रोग्रामिंग डेटा एनालिस्ट या बिजनेस एनालिस्ट बनना है तो ये 2 कोर्स करोगे 666 के, आप जो है डेटा एनालिस्ट बन जाओगे। विदाउट प्रोग्रामिंग अगर आपको जाना है, इसके साथ अगर आप एसक्यूएल पढ़ लेते हो तो बहुत अच्छी बात है, एसक्यूएल की बहुत डिमांड है, आप साथ में एसक्यूएल पढ़ के जाओ तो ज़्यादा बेटर है। विदाउट हाँ जी है, हाँ ठीक है, एसक्यूएल में ही पोस्टग्रे एसक्यूएल जो है वो डेटाबेस है, ठीक है। एसक्यूएल का यूज़ करके पोस्टग्रे एसक्यूएल आप कर रहे हो, सही है। दूसरा ऑप्शन है विदाउट प्रोग्रामिंग का, तो विदाउट प्रोग्रामिंग में आप एडवांस्ड एक्सेल पढ़ते हो, प्लस आप जो है पावर भी है, ऐसे और भी टूल्स हैं, टैबल्यू है, बहुत सारे टूल्स हैं,
लेकिन पावर बीआई ज़्यादा पॉपुलर है। जैसे फ्रंट एंड में रिएक्ट फ्रेमवर्क ज़्यादा पॉपुलर है, ऐसे ही डेटा एनालिटिक्स में पावर बीआई जो आपका माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है ये काफ़ी पॉपुलर है। ठीक है, तो इसके अंदर जैसे आप एडवांस एक्सेल के अंदर काम करते हो, एक्सेल तो आप लोग को आता ही है थोड़ा बहुत, ऐसे एडवांस एक्सेल में काम करते हो, वैसे ही पावर बीआई में भी आप रेडीमेड डैशबोर्ड्स डेटा दोगे, डैशबोर्ड्स अपने आप क्रिएट हो जाएंगे, ऐसे आप जो है एनालाइज कर सकते हो डेटा को ईजिली। लेकिन इंडस्ट्री को क्या चाहिए? इंडस्ट्री नीड्स बोथ, दैट इज विद प्रोग्रामिंग प्लस विदाउट प्रोग्रामिंग। इंडस्ट्री को दोनों चाहिए। तो एडवांस एक्सेल प्लस पावर बीआई, एसक्यूएल लगभग 4 वीक्स का सिलेबस है, और विदाउट प्रोग्रामिंग जो है आपका ये अराउंड 6 to 8 वीक्स का सिलेबस है। तो अगेन अगर आपको डेटा एनालिस्ट कंप्लीट बनना है, मतलब विद प्रोग्रामिंग प्लस विदाउट प्रोग्रामिंग कंप्लीट डेटा एनालिस्ट बनना है आपको, या बिजनेस एनालिस्ट बनना है, तो अगेन आपको अराउंड 6 मंथ्स का टाइम देना है। लेकिन ऐसे इंडस्ट्री में बहुत सारे डेटा एनालिस्ट हैं जिनको खाली एडवांस एक्सेल आता है और कुछ नहीं आता, वो डेटा एनालिस्ट की जॉब कर रहे हैं। ऐसे भी आपके डेटा एनालिस्ट हैं जिनको पावर बीआई एक्सेल आता है, ऐसे भी हैं जिनको प्रोग्रामिंग भी आती है और जो है ये टूल्स भी आते हैं, राइट। नेक्स्ट, अगर आपको डेटा साइंटिस्ट बनना है तो आपको डेटा एनालिस्ट पढ़ना है पहले। अगर आपको डेटा साइंटिस्ट बनना है तो क्या पढ़ना होगा? डेटा एनालिस्ट जो ऊपर वाला कोर्स मैंने डिस्कस किया, प्लस मशीन लर्निंग। तो मशीन लर्निंग 6 वीक का कोर्स आप और ऐड कर लोगे तो आप डेटा साइंटिस्ट बन जाओगे। आपको एआई में जाना है तो आपने ऊपर वाला डेटा साइंस का कोर्स स्टडी किया, डेटा साइंस का कोर्स स्टडी किया, प्लस डीप लर्निंग पढ़ लिया, प्लस नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग पढ़ लिया, प्लस इमेज प्रोसेसिंग पढ़ लिया। तो अराउंड 9 मंथ्स का टाइम आपका लगता है। इसमें ऐसे भी डेटा साइंटिस्ट हैं जो विदाउट प्रोग्रामिंग, विदाउट टूल्स वाले होते हैं, विदाउट प्रोग्रामिंग वाले होते हैं। ठीक है, तो अगर आप डेटा साइंस में ये टूल्स पढ़ना उतना जरूरी नहीं होता। तो अगर आप इन टूल्स के बिना करोगे तो 3 मंथ्स का डीए, 6 वीक्स का एमएल, तो 4.5 महीने में आप डेटा साइंटिस्ट बन जाओगे, और आप अराउंड 6 मंथ 7 मंथ्स में आप एआई इंजीनियर बन जाओगे। अगर आप एक्सेल वगैरह नहीं पढ़ते हो तो एक्सेल के साथ जाते हो तो फिर 9-10 मंथ्स आपको लगते हैं एआई तक पहुंचने के लिए। तो मेरा सजेशन हमेशा ये रहता है कि आप पहले डेटा एनालिस्ट पढ़ो और डेटा एनालिस्ट में जॉब लेने की कोशिश करो। वंस यू बिकम अ डेटा एनालिस्ट, आप पैरेलली अपने आप को अपग्रेड करो डेटा साइंस के लिए, राइट। ठीक है, एनीथिंग एल्स, एनी क्वेश्चन? Just using my experience also. For example, my company is in the construction industry, and I know, suppose as a data analytics, I know how much my company has done in different sectors in particular period. Maybe not only in this particular period, last 5 years, like in clinics, in waterways, in roads, all sectors, I know how much revenue what my company has generated. Now I want to know the future predictions, just like data science. For that, from where data will come? Using the machine learning? No, the past data you have, whatever past data you have, ठीक है, you will use that data. Sometimes these data are available, sometimes not available. For example, Nestle company want to launch a new product, entirely different product जो पहले से available नहीं है इंडस्ट्री में। तो what they will do, they will deploy hundreds of thousands of surveyors। ठीक है, आपके ऑनलाइन सर्वेस करेंगे, आपके मॉल्स में खड़े हो जाएंगे कि हम ये नई प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, वेदर यू परचेज इट और नॉट। आपके पास मेल्स आएंगे, एड्स आएंगे, ठीक है, वेदर यू लाइक दिस प्रोडक्ट और नॉट, वीडियो एड्स आ जाएंगे, ये हम नई प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो उसके बेस पे डेटा जनरेट होगा, फीडबैक, और उससे फिर एनालिसिस किया जाएगा। ठीक है, तो डेटा आपका, या आपके पास कंपटीशन हुआ है, कंपटीशन का डेटा आपको देखना होगा, कॉम्पिटिटर्स का क्या डेटा है। ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो आपको फ्री डेटा प्रोवाइड करती हैं। यूएस में इंडियन गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, kaggle.com है, वर्ल्ड की काफ़ी पॉपुलर वेबसाइट है, जहाँ पे आपको लैक्स ऑफ कंपनीज का या लैक्स ऑफ सेगमेंट्स का डेटा फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है। ठीक है, तो kaggle.com पे जाके आप जो है डेटा को फ्री डाउनलोड करके आप जिस इंडस्ट्री में काम कर रहे हो उस इंडस्ट्री का रेलेवेंट डेटा निकाल के आप उससे भी एनालिसिस कर सकते हो, राइट। हाँ जी, एनीथिंग एल्स, एनी क्वेश्चन?
ठीक है। तो आपके पास मशीन लर्निंग में फिर आगे आप आगे चलते हो तो रीइंफोर्समेंट लर्निंग आता है, सुपरवाइज लर्निंग, अनसुपरवाइज लर्निंग और रीइंफोर्समेंट लर्निंग। तो रीइंफोर्समेंट लर्निंग में हम क्या करते हैं, पहले हमारे पास कुछ डेटा अवेलेबल है, उससे मशीन को ट्रेन करते हैं, जो प्रिडिक्शंस या जो रिजल्ट्स आते हैं हम चेक करते हैं क्या वो सही है, अगर वो गलत है तो हम उसको सही करते हैं, फिर दोबारा से मशीन को डेटा को पैरेलली ट्रेन भी करते रहते हैं। ठीक है। तो फीडबैक सिग्नल से डेटा जो आपका दोबारा इनपुट होता है और आपकी मशीन की जो प्रोडक्टिविटी है, एफिशिएंसी है, वो बेटर होती जाती है बाय टाइम। तो कई बार ऐसी एप्लीकेशन जैसे कोई गेम आती है नई जो ह्यूमन को कॉम्पीट करने के लिए बनाई जाती है। ठीक है। तो जब वो गेम लॉन्च होगी तो उसकी जो एफिशिएंसी है या उसकी जो क्वालिटी है उतनी अच्छी नहीं होगी, पर ग्रेजुअली जब वो गेम यूजर्स प्ले करेंगे, प्लेयर्स प्ले करेंगे और वो गेम हार जाएगी तो अपने आप को ट्रेन करती रहेगी, और ऐसा मोमेंट आएगा जब आप दुनिया का बेस्ट प्लेयर भी आएगा तो उस गेम को नहीं हरा पाएगा। ठीक है। तो मशीन अपने आप को ट्रेन करती है मूव्स के साथ, राइट। एनीथिंग एल्स, एनी क्वेश्चन? मैम को एक बार बुला देना आपने। डीएसए करना इंपॉर्टेंट है अगर आपको बड़ी कंपनी में जाना है। ठीक है। जब मैंने बीटेक किया था तब ये बोला जाता था कि आईआईटीज में ही, मैंने रुड़की में हम लोगों ने स्टार्ट किया, रुड़की से मैंने इंजीनियरिंग करी, तो ऐसा बोलते थे कॉलेज में बच्चे कि जो गूगल, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी है वो केवल जो है आईआईटीज में ही आती है। ठीक है। अदर प्राइवेट कॉलेज में नहीं आती, पर अभी ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है। अभी एज ए स्टूडेंट आप चाहो तो आप गूगल में जाके प्लेस हो सकते हो। तो ऐसे आपके पास बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, फॉर एग्जांपल hackerrank.com, hackerearth.com, codechef.com। ठीक है। ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स आपके पास हैं। जैसे आपके पास टाइम, बच्चों के पास बहुत टाइम होता है, ठीक है, तो टाइम है तो आप या तो अपना फेसबुक, इंस्टा पे टाइम स्पेंड करोगे या फिर कोई गेम प्ले करोगे। ठीक है। गेम में टाइम स्पेंड करोगे या फिर रात को हॉस्टल के रूम में बैठोगे, एक टॉपिक शुरू होगा, सुबह तक चर्चा चलती रहेगी, फिर सो के उठोगे, अगले दिन नया टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। तो बेटर है कि आप टाइम यूटिलाइज करो। ये सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जिन पे आप कोडिंग कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो हैकर अर्थ दुनिया की बहुत अच्छी कंपनी है। ठीक है। ये सारे लोगों को, ये सारे क्या कॉम्पिटिशन प्लेटफॉर्म्स हैं। अगर आप इसमें मेंशन करोगे कि मेरा पाइथन इंटरेस्ट है तो इसमें आपके पास पहले पाइथन के बेसिक क्वेश्चंस आएंगे, फिर एडवांस क्वेश्चंस आएंगे और आपकी एक रैंक क्रिएट होती रहेगी। और जब एक अच्छी रैंक आपकी क्रिएट हो जाएगी, एक लेवल पे जब आपकी रैंक आ जाएगी, तो आपके पास अमेजॉन, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी से अपने आप कॉल आएंगे। उन कंपनीज को भी मैन पावर चाहिए। ठीक है। तो वो कंपनीज ऐसा, अब उनके साथ और बड़ा चैलेंज क्या है कि अगर टीसीएस का अपना एक हायरिंग क्राइटेरिया है, एक कॉलेज में जाएंगे तो 100 बच्चे, 200 बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे, तो 50 या 20 ऐसे होंगे जो उनकी कैलिबर के होंगे। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट को हायरिंग करनी है, एक कॉलेज में जाएंगे 500 बच्चे, तो एक ही उनकी कैपेबिलिटी का है। तो उनके लिए बड़ा चैलेंज होता है हायरिंग करना। उनको बहुत हाई प्रोफाइल बच्चे चाहिए होते हैं। ठीक है। तो और उनकी जो रिक्रूटमेंट टीम की कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा है। तो वो लोग क्या करते हैं, जैसे इंडिया में हम naukri.com हम अपना रिज्यूमे अपलोड करते हैं, या सेटपा naukri.com का डेटा परचेज करती है हायरिंग के लिए, वैसे वो कंपनी हैकर रैंक, हैकर अर्थ का डेटा परचेज करती है। तो कॉर्पोरेट्स के लिए ये सारे प्लेटफॉर्म्स क्या है, ये सारे हायरिंग प्लेटफॉर्म्स हैं। तो जब आपकी रैंक अच्छी हो जाएगी तो अपने आप आपके पास कॉल आएंगे, क्योंकि उनको ऐसे बच्चों की नीड है जिनकी प्रोग्रामिंग बहुत अच्छी है। ठीक है। तो इन सारे प्लेटफॉर्म पे आप अपनी एक रैंक क्रिएट करके, मैं ये नहीं कहता कि इमीडिएटली आफ्टर बीटेक, इमीडिएटली आफ्टर बीसीए, इमीडिएटली आफ्टर डिप्लोमा, इमीडिएटली आफ्टर बीकॉम आपने कोर्स कर लिया, सेटपा से गूगल में प्लेस हो जाएगा, बड़ा मुश्किल है। ठीक है। प्रैक्टिकली अपना बैकग्राउंड, अपना फाउंडेशन देख के प्लान करो कि नहीं मुझे 2 साल बाद या 5 साल बाद गूगल में जाना है। 99% दुनिया में जो डेवलपर्स होते हैं गूगल में जाके प्लेस नहीं हो पाते, क्योंकि कभी सोचते नहीं कि मुझे गूगल पे जाना है। तो सोचोगे, ठीक है, भगवान से रिक्वेस्ट करोगे, हे भगवान मेरी लॉटरी निकल जाए, लॉटरी तो खींची नहीं, तो बड़ा मुश्किल है फिर किसी दूसरे की लॉटरी मेरे हाथ लग जाए और निकल जाए। ठीक है। तो उसके लिए आपको एक रोड मैप प्लान करना पड़ेगा कि आफ्टर 2 years, आफ्टर 5 years आई हैव टू बी इन गूगल, आई हैव टू बी इन माइक्रोसॉफ्ट,
उसके लिए पिछले 3 साल के 5 साल के क्या पेपर्स पूछे गए थे, यूट्यूब पे डिफरेंट इंटरव्यूज अवेलेबल है, ठीक है, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, तो वहाँ पे डीएसए, जब आपको बड़ी कंपनी में प्लेस होना है तो डीएसए चाहिए, ठीक है। और अगर आप एक मीडियोकर कंपनी में जाते हो तो आपको डीएसए की नीड नहीं है, फिर आप जो है डायरेक्टली डेटा एनालिसिस कर लो, फुल स्टैक डेवलपमेंट कर लो, आपका काम चल जाए। डेटा एनालिस्ट की एवरेज सैलरी देखो, ये एक बड़ा डिफिकल्ट सा क्वेश्चन है। रीजन बिंग क्या है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है। सेटपा एक मिड लेवल कंपनी है, ठीक है, हम अगर डेटा एनालिस्ट हायर करेंगे तो हम 30-40,000 पे करेंगे, ठीक है। टीसीएस एचसीएल भी लगभग इतना ही पे करते हैं। लेकिन अगर आप और बड़ी कंपनी में जाओगे तो आपको 1 लाख मिलेगा, और बड़ी कंपनी में जाओगे 2 लाख 3 लाख पर मंथ मिल सकता है। तो ये आपके स्किल्स के ऊपर डिपेंड करेगा। मैंने आज तक ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं देखा जिसने, चाहे वो बिहार पटना से आया हो, चाहे वो सहारनपुर मुजफ्फरनगर से आया हो, दिल्ली एनसीआर में आए, अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करके 1 महीना रुके और वो बोले कि मैंने एक भी इंटरव्यू नहीं दिया। इंटरव्यू देने तो हम जाते हैं, हम प्लेस नहीं हो पाते। तो सेटपा में आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, बट आपको प्लेसेबल बनना है पहले। अपॉर्चुनिटीज की कमी नहीं है, अभी भी ऐसा नहीं है कि दुनिया मशीनों से नहीं चलती, मैन पावर तो चाहिए, क्वालिटी मैन पावर चाहिए। तो आप पहले अपने स्किल्स को अपग्रेड करो, अपस्किल करो, ताकि आप उस लेवल पे जाओ, राइट।